अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय नादान परिंदों। कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप? अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो मुझे जल्दी से यस या थम्स अप भेज दो, फिर हम आज की मजेदार क्लास को शुरू करेंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूं, थैंक यू सो मच। यस, गुड वाला आफ्टरनून, गुड वाला आफ्टरनून। ऐसा तो नहीं है कि मैम नहीं थे इतने दिन तक तो बायो ही नहीं पढ़ा, बॉटनी नहीं पढ़ा, ऐसा तो नहीं किया है किसी ने? अच्छे से पढ़ा है, ऑडियो वीडियो ओके है? क्या बात है, क्या बात है। चलिए, मैं बिल्कुल अच्छी हूं बेटा, थैंक यू। आइए, तो आज हम इसके 6th लेक्चर पर आ गए हैं। आशीर्वाद लेते हैं। आज तो C4 साइकिल पढ़नी है, एक बड़ा खतरनाक डरावना फोटो रेस्पिरेशन पढ़ना है। डरावना मतलब अपने लिए तो बहुत इजी होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। इतना सब पढ़ेंगे तो आशीर्वाद लेने की तो बनती है। तो लोग लगाओ मेरे साथ नारा, बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। डेट आ चुकी है, बहाने का कोई चांस नहीं है। बैकलॉग अब और क्रिएट नहीं करना है, डेली का डेली पढ़ना है, संडे को पूरे वीक का रिवाइज करना है, फुल पॉजिटिविटी के साथ पढ़ना है। सब तैयार है? चलो, तो मैंने लास्ट क्लास में आपको C4 प्लांट स्टार्ट करा था, और C4 प्लांट्स में मैंने बताया था कि C4 प्लांट्स जो हैं ये ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज में रहते हैं। याद है आप लोगों को, हमने कहा था कि C4 प्लांट स्पेशल हैं, ये मैं लास्ट क्लास में लिखवा चुकी हूं। उनमें एक स्पेशल क्रैंस एनाटॉमी है लीव्स में, हायर टेम्परेचर हाई लाइट इंटेंसिटी को झेल सकते हैं, जहां पे O2 मोर देन CO2 हो जाता है, लेकिन फिर भी ये वहां सरवाइव कर सकते हैं क्योंकि इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, यानी इनकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है। मैंने आपको बताया था C3 की तुलना में ये डबल खाना बनाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये सब कुछ कैसे होता है। ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में अच्छे से समझाया था, आई होप अब सबको याद है कि इनमें 2 टाइप के सेल्स हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, मीजोफिल सेल्स MSC और बंडल शीट सेल्स BSC। ये मैं लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा चुकी हूं। हमने पढ़ा था कि खाना जो है वो BSC में बनेगा जहां पे रुबिस्को होगा, पर इस जगह पर हम O2 लेस देन CO2 चाहते हैं, तभी रुबिस्को कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा। तो यहां पर रुबिस्को होगा, फूड बनेगा, कैल्विन साइकिल होगी, वो सारा प्रोसेस होगा, पर यहां पर O2 विल बी लेस देन CO2, और इसीलिए इसके सेल्स बड़े बड़े थिक वॉल्ड है, इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट है, अंदर फोटो सिस्टम 2 भी नहीं है, तो कोई गैस अंदर जा नहीं सकती, O2 अंदर रिलीज होगी नहीं, कुल मिलाकर O2 यहां पर नहीं होगी। पर प्रॉब्लम यह है कि CO2 भी कैसे आएगी, तो उसके लिए यहां पर है मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल नॉर्मल सेल्स हैं, इनमें पेप्केज है, रुबिस्को नहीं, या खाना नहीं बनेगा, पर ये एटमॉस्फेयर से CO2 को पकड़ेंगे। ये जो पेप्केज एंजाइम है ये हेल्प करेगा, यानी CO2 यहां आएगी और बहुत चालाकी से हम उसे यहां पहुंचा देंगे और यहां खाना बनाएंगे। बस यही पूरी C4 पाथवे होने वाला है, जिसे हैच एंड स्लैक पाथवे साइंटिस्ट के नाम पर कहते हैं। सोचो, अगर मैं कह रही हूं कि CO2 यहां आएगी एटमॉस्फेयर से और मैं चालाकी से उसको यहां पहुंचाऊंगी, यानी ये दोनों सेल्स आपस में इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ चुके हैं, 2 प्लांट सेल के बीच में प्रोटोप्लाज्मिक या साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन को क्या कहते हैं बताइए? उसे कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। तो आइए अब हम C4 पाथवे बनाएंगे। फुल पेज ले लीजिए, हम पूरी साइकिल एक साथ बनाएंगे। हम एक बंडल शीट सेल बनाएंगे, एक मीजोफिल सेल बनाएंगे, और दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे बाय प्लाज्मोडेस्मेटा। करें शुरू? चलिए, आइए, लेट्स बिगिन। यस, वेरी गुड, प्लाज्मोडेस्मेटा बिल्कुल सही जवाब है सबका। आ जाओ, कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बनाया एक मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल, और इधर मैं बना दूंगी एक बंडल शीट सेल। अब ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल है मतलब इनमें सेल वॉल भी होगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी। सेल वॉल होगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। प्लांट सेल है ना, फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं ना, फोटोसिंथेसिस तो प्लांट्स में ही होता है। तो प्लांट सेल, सो सेल वॉल will be present
एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल बी प्रेजेंट। आइए लेबलिंग करते हैं। सो मैं इसे लिख देती हूं BMSC यानी मीजोफिल सेल। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में याद करा दिया था MSC BSC, और ये हो गया BSC यानी बंडल शीथ सेल। ये इसकी सेल वॉल हो गई, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। इसी तरह यहां इसकी ये सेल वॉल हो गई और ये अंदर वाली इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। और इन दोनों के बीच में ये जो कनेक्शन है इसे मैंने लिख दिया प्लाज्मोडेस्मेटा। सो बोथ द सेल्स आर इंटरकनेक्टेड बाय प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, हो गया, इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़े, चलिए। अब एटमॉस्फेयर की जो CO2 है, सपोज ये एटमॉस्फेरिक CO2 है, एटमॉस्फेयर की CO2, वो सबसे पहले मीजोफिल सेल में आएगी। देखो ये डायग्राम अपन ने पढ़ा था, ये एटमॉस्फेयर से CO2 आई, ये सबसे पहले इस मीजोफिल सेल में आएगी, फिर यहां से ये इस बंडल शीथ सेल में आएगी। तो एटमॉस्फेयर की CO2 मीजोफिल सेल में आएगी। मीजोफिल एक नॉर्मल सेल है, तो बहुत आराम से CO2 अंदर आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं इस CO2 को यहां नहीं पहुंचा सकती बंडल शीथ के अंदर, क्योंकि इसकी दीवार मोटी होती है, इसमें से गैस पास नहीं हो सकती है, इम्परमिएबल टू गैस। तो क्या होता है, ये जो एटमॉस्फेयर की CO2 अंदर आई, ये अंदर आई, इस CO2 को हम वाटर से रिएक्ट करवाते हैं इस सेल के अंदर, तो H2CO3 बन जाएगा, फिर वो ब्रेक होगा, H आयन और बाइकार्बोनेट आयंस बनेंगे। यानी ये जो CO2 है, मैंने उसे बड़ी चालाकी से इस बाइकार्बोनेट आयन के अंदर बंद कर दिया। CO2 गैस थी, मैंने उससे बाइकार्बोनेट आयन बना लिया। ठीक है, अब ये जो CO2 है, इसका स्वागत कौन करेगा? देखो, जब हमने केल्विन साइकिल पढ़ी थी, C3 साइकिल, वहां पे CO2 को बाहें फैलाकर किसने एक्सेप्ट किया था? बताओ मुझे चैट बॉक्स में। वहां एक्सेप्ट किया था RUBP, रूबी, रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट ने। पर यहां इसका स्वागत करेगा पेप, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, 3 कार्बन का कंपाउंड। क्या बोला मैंने? नाम मैंने क्या लिखा? आप नेक्स्ट पेज पे भी लिख सकते हो, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जाना पहचाना नाम है, याद आ रहा है किसी को? कहां पढ़ा है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट? ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था, उसका सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट था ये। इसके बाद पाइरुविक एसिड बना था, याद आ रहा है? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। ये सबसे पहले एटमॉस्फेयर की CO2 को पकड़ रहा है। सो दिस इज प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। C4 प्लांट्स में सबसे पहले एटमॉस्फेयर की CO2 को यही पकड़ता है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। तो C3 साइकिल में रूबी था, पर C4 साइकिल में पेप है। ये पेप इस बाइकार्बोनेट आयन के साथ जुड़ा तो क्या बनेगा? देखो समझो क्या बनेगा, बहुत इजी है। 3 कार्बन पेप के हैं, 1 कार्बन ये CO2 वाला है, यानी 4 कार्बन कंपाउंड OA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, OA। और ये 4 कार्बन का कंपाउंड है, इसीलिए हमने इसे C4 पाथवे का है, क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट OA बनेगा। इसके बाद बना OA 4 कार्बन का कंपाउंड है और ये है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C3 साइकिल क्या बनता है? केल्विन साइकिल में कौन सा बनता है बताइए? केल्विन साइकिल में बनते थे 1 रूबी यानी RUBP, 1 CO2, 5 कार्बन इसके, 1 कार्बन इसका, टोटल हो गया 6 कार्बन। इससे 2 मॉलिक्यूल्स बनते थे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, 3 PGA के। ठीक है, अब इस स्टेप को मैं क्या कह सकती हूं? इस स्टेप को बोलते हैं फिक्सेशन। क्या हो रहा है? फिक्सेशन। CO2 फिक्स हो रही है, फिक्सेशन। यहां पर लगेगा एक एंजाइम। एंजाइम का नाम क्या होगा? बहुत आसान है। केल्विन साइकिल में RUBP में CO2 ऐड हुआ था, तो RUBP कार्बोक्सिलेज नाम दिया था।
यहां पे पेप में CO2 ऐड हो रहा है, तो पेप कार्बोक्सिलेज यानी पेपकेज। कौन सा एंजाइम लगेगा? पेपकेज। याद है मैंने आपको सिखाया था, पेपकेज सिर्फ और सिर्फ CO2 का दोस्त है। रुबिस्को तो धोखेबाज था, O2 से भी जुड़ता था अगर O2 ज्यादा है, पर ये सिर्फ इसका दोस्त है। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप फिक्सेशन। फर्स्ट स्टेप फिक्सेशन। ये सब मीजोफिल सेल में हो रहा है। अब जो CO2 थी एटमॉस्फेयर वाली, वो इस OA के अंदर आ गई है, CO2 इसके अंदर। अब इससे बनता है मैलिक एसिड एंड या एस्पार्टिक एसिड, आइदर मैलेट और एस्पार्टेट। मैलेट और एस्पार्टेट यानी मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, ये दोनों भी 4 कार्बन के कंपाउंड्स है, 4 कार्बन कंपाउंड। यानी हमने एटमॉस्फेयर की CO2 को बड़ी चालाकी से मैलेट और एस्पार्टेट या तो ये इसमें बंद कर दिया। ठीक है, अब बंडल शीट के अंदर गैस तो नहीं जा सकती थी, पर मैलेट एस्पार्टेट ऐसे कंपाउंड्स जा सकते हैं, तो अब हमने इन्हें ट्रांसपोर्ट कर दिया। ये हमने इन्हें ट्रांसपोर्ट कर दिया, ट्रांसपोर्ट। तो बंडल शीट के अंदर क्या आ गया? बंडल शीट के अंदर आ गया या तो मैलेट और एस्पार्टेट, जो भी बना है, मैलेट और एस्पार्टेट। और इसी के अंदर एटमॉस्फेयर वाली CO2 भी आ गई है। हमने एटमॉस्फेयर की CO2 डायरेक्ट नहीं ला सकते थे, क्योंकि हमें O2 को नहीं लाना था, क्योंकि यहीं पर रुबिस्को है और उसे हमें ऑक्सीजन नहीं देनी थी। ठीक है, अब हम इसमें से एटमॉस्फेयर वाली CO2 बाहर निकालेंगे। बाहर निकालेंगे मतलब हम इसमें से CO2 हटाएंगे, CO2 हटाएंगे, ये CO2 हटा दी। CO2 रिमूव करने को क्या बोलेंगे? अगर वाटर रिमूव होता है तो डिहाइड्रेशन, अगर CO2 रिमूव होती है तो डीकार्बोक्सिलेशन। यहां हो गया डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। अगर 4 कार्बन कंपाउंड में से 1 कार्बन हट गई तो 3 कार्बन कंपाउंड बनेगा, और वो बनता है पायरुविक एसिड यानी पायरुवेट। पायरुवेट, पायरुविक एसिड आपको मालूम है ग्लाइकोलिसिस का फाइनल प्रोडक्ट था, 3 कार्बन का कंपाउंड। मैंने ये सारी चालाकी क्यों करी है, सारी मेहनत क्यों करी है? ताकि एटमॉस्फेयर के CO2 को मैं उस सेल में लेकर आऊं जहां पर रुबिस्को है, और उस जगह पर ऑक्सीजन मैं नहीं चाहती हूं। तो जहां रुबिस्को होगा वहां ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, ताकि वो कार्बोक्सिलेज की तरह वर्क करे। बस अब क्या है, यहां पर रूबी तो इसकी फ्रेंड है ही पक्की, रूबी तैयार है। ये लो, रूबी आ गई, रुबिस्को तैयार है, रुबिस्को आ गया, और ये चल गई कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल यानी यहां पर खाना बन जाएगा। अब फूड सिंथेसिस, फूड सिंथेसिस, शुगर बन जाएगी। एंजाइम कौन सा काम करेगा? रुबिस्को, RUBP कार्बोक्सिलेज की तरह। पूरी सारे स्टेप्स, फिक्सेशन, रिडक्शन, रीजेनरेशन, वो सब लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स यूज होंगे, वो सब कथा कहानी हो जाएगी। यानी कैल्विन साइकिल कहां हो रही है? बंडल शीट में, जहां पर रुबिस्को है और यहां पर CO2 मोर देन O2 है, क्योंकि O2 को हमने घुसने ही नहीं दिया, ना अंदर प्रोड्यूस होने दिया। अगर मैं इस कहानी को यहां खत्म कर दूं, मैं कहूंगी भाई मेरा खाना तो बन गया, वही 6 CO2 से 1 ग्लूकोज बनेगा, तो क्या होगा? तो एक दिन इस पेप का अमाउंट खत्म हो जाएगा, और पेप का अमाउंट खत्म हो जाएगा तो ये सारी स्टोरी रुक जाएगी। यानी मुझे लगातार पेप को रीजेनरेट करना है, तो क्या किया जाएगा? इस पायरुवेट को वापस से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा इनटू मीजोफिल सेल, वापस पहुंचा दिया पायरुवेट, क्योंकि मुझे फिर से क्या बनाना है? पेप बनाना है, ताकि पेप लगातार मिलता रहे। तो अब इस पायरुवेट से बनेगा पेप। पेप
इस स्टेप को मैं क्या बोल सकती हूँ? आप सब चैंपियंस हो मेरे, ये तो हम रीजेनरेट कर रहे हैं, सो दिस इज रीजेनरेशन। एंजाइम कौन सा लगेगा? पेप बनाना है तो पेप सिंथेज, पेप सिंथेज ये एंजाइम लगे, ठीक है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को पीईपी, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट किया, फिक्सेशन हुआ, पेप्केज ने ये काम करवाया, ओआ 4 कार्बन कंपाउंड बना। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 4 कार्बन है, इसीलिए C4 साइकिल कह रहे हैं। ओआ से बनेगा आइदर मैलेट और एस्पार्टेट, इसे ट्रांसपोर्ट करेंगे इनटू बंडल शीट सेल, बंडल शीट सेल में जाके इनका डी कार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 कैल्विन साइकिल में एंटर कर फूड बनाएगी और ये कन्वर्ट हो गए पायरुवेट में, पायरुवेट को वापस ट्रांसपोर्ट करेंगे इनटू मीजोफिल सेल, जहां पे रीजेनरेट कर और पेप की कंटिन्यूअस सप्लाई को मेंटेन किया जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितनी CO2 ATP वो सब कुछ लगेगा, तो बहुत आसान है। देखो हम क्या कहेंगे, फॉर 1 CO2 फिक्सेशन, फॉर 1 CO2 फिक्सेशन, हमने कैल्विन साइकिल में क्या पढ़ा था? 1 2 3, याद है? 1 2 3, 1 CO2 को अगर फिक्स करना है तो 2 NADH2 NADPH2 लगे थे। ये दोनों कौन से स्टेप में लगे थे? कैल्विन साइकिल के रिडक्शन में लगे थे, याद है? रिडक्शन स्टेप इन कैल्विन साइकिल, इन कैल्विन साइकिल, ठीक है। और 3 ATP लगे थे, जिसमें से 2 लगे थे रिडक्शन स्टेप में और 1 लगा था रीजेनरेशन स्टेप में इन कैल्विन साइकिल, इन कैल्विन साइकिल, ठीक है। अब C4 प्लांट्स में क्या होगा? C4 प्लांट्स में ध्यान से समझो, बहुत इजी है, ये तो लगेगा ही क्योंकि कैल्विन साइकिल तो हो रही है, ये तो लगेगा ही। देख लो फिर से, इधर पे 1 CO2 के लिए 2 NADPH2 और 3 ATP वो तो यूज होंगे ही, यहां और कुछ एक्स्ट्रा ATP वगैरह कुछ यूज नहीं हुई है, पर ये जब रीजेनरेशन होता है ना, रीजेनरेशन, रीजेनरेशन, तब 2 ATP खर्च होती है। एक्चुअली पता है होता क्या है, ATP तो 1 यूज होती है, ATP नॉर्मली ATP में से 1 फॉस्फेट निकलता है, ADP बनता है, पर यहां पर फिर एक और बॉन्ड टूटता है तो AMP निकलता है, मोनोफॉस्फेट बन जाता है। यानी इसे हम 2 ATP के बराबर मानते हैं, इसे हम 2 ATP के बराबर मानते हैं क्योंकि 2 बार बॉन्ड्स टूटता है। तो कैल्विन साइकिल में तो जो भी NADPH2 ATP यूज होना है वो होगा ही, यहां कुछ और एक्स्ट्रा यूज नहीं हो रहा, पर इस स्टेप में एक्स्ट्रा 2 ATP लग रही है, एक्स्ट्रा 2 ATP। तो C4 पेड़ों में 3 + 2 ATP लगेंगी, जिसमें से ये वाली जो ATP है ये इन रीजेनरेशन ऑफ PEP में यूज होंगी, PEP में, इसमें यूज होगी। यानी इसका टोटल कैलकुलेशन हो जाएगा 125, 125। 1 CO2 फिक्स करने के लिए 2 NADPH2 चाहिए वही कैल्विन साइकिल में, और 3 की जगह अब 5 ATP लगेंगी, जिसमें से 3 कैल्विन साइकिल में लगेंगी खाना बनाने के लिए और 2 रीजेनरेशन के लिए लगेंगी। तो C3 पेड़ों में 1 2 3 होता है, C4 पेड़ों में 1 2 5 होता है। इसी तरीके से अगर C4 प्लांट्स में 1 ग्लूकोज के लिए पूछ लें, फॉर 1 ग्लूकोज, तो क्या करोगे? सबको मल्टीप्लाई कर दोगे 6 से, सो 6 12 एंड 30, 6 CO2 फिक्स होंगी
12 NADPH2 हैं जो कैल्विन साइकिल में लगेंगे रिडक्शन स्टेप में, और 30 ATP लगेंगी जिसमें से 18 ATP कैल्विन साइकिल में लगेंगी जब खाना बन रहा है बंडल शीट के अंदर, और 12 ATP रीजनरेशन ऑफ पेप में लगेगी जब पायरुवेट से पेप बना रहे हैं। अब बेटा क्वेश्चन आता है कि C4 के अंदर C3 के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा कितनी लग रही हैं? तो C3 में 18 लगती है पर यह एक्स्ट्रा 12 ATP लग रही हैं। ये 12 वाली एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं C4 पेड़, एक्स्ट्रा इन कंपैरिजन टू C3 एक्स्ट्रा यूज हो रही है। 1 ग्लूकोज के लिए 12 ATP एक्स्ट्रा हो रही है, 1 CO2 के लिए 2 ATP एक्स्ट्रा हो रही है अगर हम C3 पेड़ों की तुलना करें। यानी C4 पेड़ ग्लूकोज बनाने में ज्यादा एनर्जी यूज कर रहे हैं। तो आप कहोगे मैम ये तो बुरी बात है, तो ज्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं। हाँ, ये ज्यादा ATP जरूर खर्च कर रहे हैं, लेकिन अगर ये इस ATP को खर्च नहीं करेंगे, अगर ऐसा नहीं करते तो ये जिस एरिया में रहते हैं वहां पर बहुत हाई टेम्परेचर है, O2 मोर देन CO2 है, तो बिल्कुल ही खाना नहीं बन पाता, फोटो रेस्पिरेशन होने लगता। तो इन्होंने बैलेंस करा अपने आप को, भले ही खर्चा थोड़ा ज्यादा हो रहा है पर फायदा भी बहुत ज्यादा होगा। डबल खाना बनाएंगे ये C3 के कंपैरिजन में, अभी आपको बताऊंगी। आ गया, मजे आ गए? ठीक है, चलो। सो ये देखो, मीजोफिल और बंडल शीथ इंटरकनेक्टेड है प्लाज्मोडेस्माटा से। इसमें एटमॉस्फेयर की CO2 को 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड यानी OA में कन्वर्ट किया जाएगा। 2 तरह के क्लोरोप्लास्ट हैं, ये कल मैं पढ़ा चुकी हूं आपको लास्ट क्लास में। नाउ साइक्लिक है ये, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, इसमें 3 कार्बन का पेप है। यहां पर पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम लगेगा जो मीजोफिल सेल के अंदर है। मीजोफिल सेल के अंदर रुबिस्को नहीं है, ये सब पढ़ा चुकी हूं। सबसे पहले OA बनेगा मीजोफिल सेल के अंदर, इसके बाद 4 कार्बन कंपाउंड लाइक एस्पार्टिक एसिड और मैलिक एसिड बनेंगे, ये सब मीजोफिल में बनेंगे। फिर इन्हें ट्रांसपोर्ट करेंगे बंडल शीथ के अंदर, यहां पर जाकर ये ब्रोकन डाउन होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी और 3 कार्बन का पायरुविक एसिड फॉर्म हो जाएगा। ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल वापस बैक भेजा जाएगा मीजोफिल सेल में, जहां पर ये फिर से PEP में रीजनरेट होगा पेप सिंथेज एंजाइम की हेल्प से, और इस तरह से साइकिल पूरी कंप्लीट हो जाएगी। जो CO2 रिलीज हुई है बंडल शीथ के अंदर, वो C3 या कैल्विन साइकिल में एंटर करेगी, जो सभी पेड़ों में खाना बनाने का तरीका है। और बंडल शीथ रिच है रुबिस्को एंजाइम में, पर वहां पेपकेज नहीं है। मैं थ्योरी नहीं लिखवाने वाली हूं क्योंकि मैं सब कुछ आपको उस साइकिल में डायग्राम में लिखवा चुकी हूं, अच्छे से बता चुकी हूं। एक एक वर्ड समझ में आया? यानी वो पाथवे जिससे खाना बन रहा है शुगर, वो तो कैल्विन साइकिल ही है। पेप के रीजनरेशन में एक्स्ट्रा 2 ATP लगेगा। हाँ, NADPH एक्स्ट्रा कुछ भी, नो नेट गेन और लॉस, मतलब वही जितनी लग रही है C3 में उतनी ही लगती है। कैल्विन साइकिल C3 पेड़ों में मीजोफिल के अंदर हुआ था, पर C4 पेड़ों में बंडल शीथ के अंदर हो रहा है, क्योंकि C3 में तो होते ही मीजोफिल है, C4 में मीजोफिल और बंडल शीथ दोनों हैं। तो अगर आपको डायग्राम याद रहेगा तो ये थ्योरी NCERT की बिल्कुल आपके लिए बच्चों का खेल है। ये सारा कुछ एक एक चीज मैंने आपको समझा दी। यानी अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे 2 बार CO2 फिक्स हो रही है, एक मीजोफिल के अंदर और एक कैल्विन साइकिल के अंदर। 2 कार्बोक्सिलेशन है, पहला मीजोफिल सेल में, दूसरा बंडल शीथ में। पहले में एक्सेप्टर है पेप 3 कार्बन कंपाउंड, दूसरे में वही रूबी। पहले का प्रोडक्ट बन रहा है OA 4 कार्बन कंपाउंड, दूसरे का वही PGA 3 कार्बन कंपाउंड। पहले में एंजाइम है पेपकेज और दूसरे में एंजाइम है रुबिस्को। ठीक है, एक एक वर्ड सिखा चुकी हूं, अब ध्यान से सुनिएगा। ये जो एंजाइम है पेप, ये वाला, यानी ये पेड़ उन सब जगहों पे रहेंगे जहां पे हाई टेम्परेचर है, हाई लाइट इंटेंसिटी है, O2 मोर देन CO2 है, फोटो रेस्पिरेशन इनमें नहीं होगा, इसीलिए बहुत खाना बनाएंगे, कोई वेस्ट नहीं होगा, बहुत हाई प्रोडक्टिविटी होती है। प्लस बंडल शीथ के अंदर बड़े बड़े बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट हैं, बड़े बड़े क्लोरोप्लास्ट हैं, ताकि खूब खाना बने, खूब कैल्विन साइकिल हो। अब ध्यान से सुनो, ये जो एंजाइम है ना पेप सिंथेज,
ये ठंड के लिए सेंसिटिव है, कोल्ड सेंसिटिव, यानी ठंड में ये किटकिटा जाता है, ठंड लगने लग जाती है इसको, ये काम करना बंद कर देता है। इसीलिए ये पेड़ कभी ठंडे इलाकों में नहीं मिलेंगे, कोल्ड के लिए सेंसिटिव है। बाकी गर्मी वर्मी ये सब कुछ झेल लेता है, सब कुछ झेल लेता है। ये पेड़ रिस्पॉन्स करेंगे हाई लाइट इंटेंसिटी को, हाई टेम्परेचर को, इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा और इसीलिए इनमें ग्रेट प्रोडक्टिविटी होती है। ये पेड़ दुगना खाना बनाते हैं इन कंपैरिजन टू C3। मतलब अगर सेम अमाउंट ऑफ CO2 वाटर दिया जाए तो C3 पेड़ अगर 1 किलो खाना बनाएंगे तो C4 पेड़ 2 किलो खाना बनाएंगे। और पानी ये आधा ही यूज करते हैं, आधा ही पानी यूज करते हैं, यानी ये ड्राई एरियाज में मिलेंगे बिकॉज दे कैन मिनिमाइज वाटर लॉस। आया समझ में? अच्छे से समझ में आया? ये 2 लाइंस अपने को लिखनी है, बाकी तो सब अपन लिख चुके हैं। लिखिए, ट्वाइस एज एफिशिएंट एज C3 प्लांट्स, ट्वाइस एज एफिशिएंट एज C3 प्लांट्स। लिखो, ट्वाइस एज एफिशिएंट एज C3 प्लांट, यानी C3 प्लांट के कंपैरिजन में डबल खाना बनाते हैं। नेक्स्ट, loses only half water as C3 plant। So C3 प्लांट के कंपैरिजन में खाना डबल बनेगा और वाटर का लॉस हाफ ही होगा। अगर सेम CO2 सेम, मतलब सब कुछ सेम खाना बनवाया जा रहा है कि तुम भी 1 किलो खाना बनाओ, तुम भी 1 किलो खाना बनाओ, तो ये जितना पानी यूज करेगा C3 वाला, ये आधा ही पानी यूज करेंगे। और सेम CO2 दिया है, सेम वाटर दिया है, तो C3 जितना खाना बनाएगा C4 डबल खाना बना लेगा। चलो एक चीज और लिखो, लैक फोटो रेस्पिरेशन, दे लैक फोटो रेस्पिरेशन। क्यों नहीं है फोटो रेस्पिरेशन? क्योंकि जहां पर रुबिस्को है वहां पर हम हमेशा CO2 मोर देन O2 रख रहे हैं। डज, इसीलिए ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन हो गया, डज हैव ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, इसीलिए इनकी ज्यादा प्रोडक्टिविटी है। हाई टेम्परेचर, हाई लाइट इंटेंसिटी, ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज में बहुत बढ़िया रहते हैं। लिखना है, लिखना है, लिखना है, लिखो लिखो लिखो, दुगना खाना, आधा पानी का लॉस, लैक फोटो रेस्पिरेशन, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। चलो, मैं फर्स्ट और सेकंड कार्बोक्सिलेशन तो नहीं लिखवाऊं ना, वो तो सबको क्लियर है ना, पहला और दूसरा। यहां फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन हो रहा है पेप ओआ, या दूसरा नॉर्मल कैल्विन साइकिल वाला। आ जाओ एनसीईआरटी का डायग्राम देखते हैं। ये देखो, ये मीजोफिल सेल है, ये बंडल शीट सेल है, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्ट कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल। नाउ एटमॉस्फेयर की CO2 मीजोफिल के अंदर आएगी, बाइकार्बोनेट के अंदर आ गई, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट ने इसे एक्सेप्ट किया, फिक्सेशन हुआ, पेप्केज एंजाइम वर्क करेगा, C4 एसिड इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया, एक्चुअली पहले OA बनेगा, फिर मैलेट बनेगा या एस्पार्टेट बनेगा, वो ट्रांसपोर्ट होके यहां आ जाएगा, तो मैलेट या एस्पार्टेट यहां पर आ गया, इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो CO2 बाहर निकलेगी और ये C3 एसिड यानी पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। C3 अब फिक्स होगी कैल्विन साइकिल से, यानी RUBP, रुबिस्को, वो सारी कथा कहानी होगी। पायरुविक एसिड को फिर से ट्रांसपोर्ट कर देंगे बैक इनटू मेसोफिल सेल और यहां उससे रीजनरेशन करके वापस पेप बनाएंगे। इस स्टेप में एक्स्ट्रा 2 ATP यूज होगी। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूं, आप जिंदगी में नहीं भूलोगे, और ट्रिक है पॉम्पी। पॉम्पी क्या ट्रिक है? पॉम्पी 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 पॉम्पी। व्हाट इज दिस पॉम्पी? सबसे पहले पेप, उससे बना ओआ, उससे बना मैलेट और एस्पार्टेट, और उसके बाद बना पायरुवेट, और पायरुवेट से वापस बन जाता है पेप। यहां पे CO2 ऐड होती है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, और इस स्टेप में जब इससे ये बनता है तब यहां पे CO2 रिमूव हो जाती है, जो कैल्विन साइकिल में एंटर होती है। कैसे याद रखोगे? पॉम्पी 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 पॉम्पी।
पेप, ओआ, मैलेट एस्पार्टेट एंड पायरुवेट। मजे आ गए? ठीक है, मजे आ गए? याद हो गया क्लास में सबको? 1 to 5 पॉम्पी, 1 to 5 पॉम्पी, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ लिख लो, एनसीईआरटी में लिख लो ट्रिक, कोई दिक्कत नहीं है, पर पॉम्पी जी को नहीं भूलना है। पॉम्पी पॉम्पी पॉम्पी। अच्छा, ये बॉक्सेस भर लोगे, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, फिक्स हो रहे हैं, फिक्सेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन, ये भी ट्रांसपोर्टेशन, ये CO2 रिमूव हो रहा है तो डी कार्बोक्सिलेशन, ये रीजेनरेशन। बॉक्सेस पे भी क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, बॉक्स पर आ जाएगा या कैसे भी पूछ लेंगे आपसे। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट C4 प्लांट्स। तो हमने देखा कि क्यों C4 प्लांट्स हाई टेम्परेचर, हाई लाइट इंटेंसिटी, O2 मोर देन CO2 वाले एटमॉस्फेयर को झेल पा रहे हैं। क्यों उनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा? क्योंकि जहां रुबिस्को है वहां पर हम CO2 मोर देन O2 मेंटेन करेंगे, कैल्विन साइकिल बंडल शीथ में होगी, और जो CO2 एटमॉस्फेयर वाला आएगा वो मीजोफिल में आएगा। तो ध्यान रखना, C3 पेड़ों में कैल्विन साइकिल मीजोफिल में होती है, पर C4 पेड़ों में कैल्विन साइकिल बंडल शीथ के अंदर होती है। आ गए मजे? ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, डबल खाना। अब आइए थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ाते हैं। हैच एंड स्लैग पाथवे भी इसका नाम, आई थिंक लास्ट क्लास में लिख लिया था अपन ने। चलो अब आ जाओ कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आइए, याद है मैंने आपको लास्ट क्लास में ये सिखाया था, अभी बनाना मत। मैंने आपको कहा था जो रुबिस्को है, रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट, तो सबस्ट्रेट है, उसमें या तो CO2 जोड़ता है या ऑक्सीजन, यानी कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज इसका पूरा नाम है। इसका डुअल नेचर है। अगर CO2 मोर देन O2 है तो ये कार्बोक्सिलेज की तरह वर्क करेगा, CO2 ऐड करेगा, कैल्विन साइकिल होगी और फूड सिंथेसिस, शुगर सिंथेसिस होगा। पर अगर O2 मोर देन CO2 है तो ये ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा, नो कैल्विन साइकिल, नो फूड सिंथेसिस, इनफैक्ट एक खतरनाक प्रोसेस होगा, फोटो रेस्पिरेशन। और ऐसी कंडीशंस इन जगहों पर होती हैं, इसीलिए यहां पर वही पेड़ सरवाइव कर सकते हैं जो C4 वाले पेड़ हैं, ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज में। अगर CO2 और O2 ऑलमोस्ट बराबर हुए तो भी ये कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा। सोनू के T2 की स्वीटी से मैंने आपको ये सब समझाया था, याद है? ठीक है, चलो तो अब आ जाओ हम फोटो रेस्पिरेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। हेडिंग डालिएगा फोटो रेस्पिरेशन। C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, पर C3 पेड़ों में फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा अगर ये O2 मोर देन CO2 वाले कंडीशंस में आ गए। क्या है फोटो रेस्पिरेशन और इसे रेस्पिरेशन वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, इसे समझते हैं। देखो, हमने क्या पढ़ा है कि अगर इफ CO2 मोर देन या इक्वल टू O2 है, ठीक है, उस केस में RUBP के साथ CO2 ऐड होती है और 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं 3 PGA के। कैल्विन साइकिल की बात कर रहे हैं अपन, उसका फर्स्ट स्टेप फिक्सेशन, क्योंकि यहां पर जो RUBP रुबिस्को है वो कार्बोक्सिलेज की तरह वर्क करता है, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। लेकिन अगर इफ O2 मोर देन CO2 हो जाए तो यही रुबिस्को RUBP को O2 से जोड़ेगा। ये 5 कार्बन है, अभी तो 5 + 1 6 कार्बन था, तो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स बन गए थे, 3 2 6। लेकिन अब यहां क्या होता है, अब यहां पर ये रुबिस्को RUBP ऑक्सीजिनेज की तरह काम करता है, ये O2 को ऐड कर रहा है, यानी 5 ही कार्बन है अब हमारे पास, टोटल 5 कार्बन है। तो इनसे 1 मॉलिक्यूल तो बन जाता है 3 PGA का, इसका 1 मॉलिक्यूल बन गया, 1 मॉलिक्यूल 3 कार्बन। अब बचे कितने? 2 कार्बन। तो एक और 3 PGA नहीं बन सकता, तो अब बनता है 3 फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ये फॉस्फोग्लाइकोलेट है, फॉस्फोग्लाइकोलेट, 3 फॉस्फोग्लाइकोलेट।
इसका 1 मॉलिक्यूल बनेगा। ये 2 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए कई बार फोटो रेस्पिरेशन को C2 साइकिल भी बोल देते हैं, या इसे फॉस्फोग्लाइकोलेट साइकिल भी बोल देते हैं, ग्लाइकोलेट साइकिल। अभी सब समझ में आएगा। कोलगेट से याद रखो ग्लाइकोलेट, कोलगेट ग्लाइकोलेट, कोलगेट ग्लाइकोलेट, कोलगेट ग्लाइकोलेट, कोलगेट ग्लाइकोलेट, कोलगेट ग्लाइकोलेट। तो ये है ग्लीसरेट, ये है ग्लाइकोलेट। वैसे 2 मॉलिक्यूल बनते ग्लीसरेट के, फॉस्फोग्लिसरेट के। यहां 1 फॉस्फोग्लिसरेट का बना और 1 ग्लाइकोलेट का बना। तो आप कहोगे मैम क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई है स्टूडेंट्स। ये जब पूरी साइकिल होगी, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, 3 ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होंगे, क्लोरोप्लास्ट, पैरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। 3 ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होंगे, 3 ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व। लिखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सबसे पहले रुबिस्को तो क्लोरोप्लास्ट में है, तो कहानी शुरू तो क्लोरोप्लास्ट से ही होती है, क्लोरोप्लास्ट। पर क्लोरोप्लास्ट में खत्म नहीं होती, पैरोक्सिसोम का भी रोल आता है और फिर माइटोकॉन्ड्रिया का भी रोल आता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये 3 ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व है। मैं इसे कैसे याद कराती हूं बताऊं? देखो, बायो वालों का सबसे पुअर मैथ्स होता है, उससे थोड़ा सा बेटर फिजिक्स, और उससे बेटर केमिस्ट्री, और सबसे बेस्ट तो बायो होगा। तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो सबसे बढ़िया केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री फर्स्ट ऑर्गेनेल है, फिर सेकंड पैरोक्सिसोम है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया है। एक बार क्वेश्चन आया था, इन्हें सीरियल ऑर्डर में अरेंज करना था, और एक भी ऑप्शन में करेक्ट सीरियल ऑर्डर नहीं था, पर एक ही ऑप्शन था जहां तीनों ये वाले ऑर्गेनेल थे, बाकी सब में अलग अलग ऑर्गेनेल थे, तो उसको आंसर लगा दिया था। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, बनाना मत, कुछ भी मत बनाना, ये पूरा बता दिया मैंने आपको, कुछ मत बनाना। ये सब हम लिख चुके हैं लास्ट क्लास में, ये रुबिस्को के बारे में लिखा हुआ है। फुल कंसंट्रेशन चाहिए मुझे आपका यहां पे, प्लीज ध्यान दीजिए सब लोग, प्लीज ध्यान दीजिए। देखो, ये बनाना नहीं है, ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है, मैं सिर्फ आपको कुछ सिखाना चाहती हूं ताकि याद रहे। ध्यान से सुनिए, RuBP क्लोरोप्लास्ट के अंदर रुबिस्को RuBP के साथ ऑक्सीजन ऐड कर रहा है। यहां पर O2 मोर देन CO2 होगा, तो रुबिस्को ऑक्सीजिनेज की तरह काम करेगा, तो 1 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और 1 फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको लिखवा चुकी हूं। अब होता क्या है, आप डिटेल में मत जाओ, बिल्कुल याद नहीं करना। फॉस्फोग्लाइकोलेट से पहले ग्लाइकोलेट बनता है, फिर वो पैरोक्सिसोम में आ जाता है, फिर ग्लाइकोलेट से ग्लाइऑक्सिलेट बनता है, फिर उससे ग्लाइसिन अमीनो एसिड बनता है, डिटेल में नहीं जाना, फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाता है, और यहां पर आकर एक CO2 बाहर चला जाता है, रिलीज्ड आउट, यानी CO2 का लॉस हो गया। अभी सिखाऊंगी सब। फिर ये सीरीन अमीनो एसिड बनता है, फिर ये वापस इधर आता है, फिर इससे ये बनता है, अपन को नहीं पढ़ना, फिर ग्लिसरेट बनता है, फिर फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। ठीक है, और इस समय पर एक ATP यूज होती है, ATP यूज होती है। अब ध्यान से समझो मैं कहना क्या चाह रही हूं। मैं ये कहना चाह रही हूं कि फोटो रेस्पिरेशन इसे क्यों बोलते हैं? फोटो क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पर होता है जहां गर्मी बहुत होती है, और रेस्पिरेशन क्योंकि इसमें O2 अंदर जा रहा है और CO2 बाहर निकल रहा है। भाई रेस्पिरेशन यही तो होता है, हम ब्रीदिंग में क्या करते हैं, O2 अंदर लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। फोटोसिंथेसिस केल्विन साइकिल में क्या हो रहा था, CO2 अंदर ले रहे थे और पानी के टूटने से ऑक्सीजन बाहर निकली थी, लेकिन यहां पर O2 is taken in and CO2 is released out, इसीलिए इसे रेस्पिरेशन बोलते हैं, और हाई टेम्परेचर पर होता है इसलिए इसे फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। पहली बात समझ आई? वरना इसका हमारे नॉर्मल रेस्पिरेशन से कोई लेना देना नहीं है, ओनली बिकॉज O2 एंटर हो रही है, CO2 एग्जिट हो रही है, वैसे ही जैसे हम इनहेल O2 करते हैं, एक्सेल CO2, इसीलिए वो नाम दिया है।
अब दूसरी बात देखो, एक CO2 वेस्ट हो गई, ये वेस्ट हो गई, ये वेस्ट हो गई, इसको खाना बना सकते थे इससे, ये तो एटमॉस्फेयर में चली गई, ये तो नुकसान हो गया। तो एक तो वैसे ही खाना नहीं बना, केल्विन साइकिल नहीं हुई, और ऊपर से CO2 वेस्ट हो गई, और एक ATP भी वेस्ट हो गई। ये ATP फालतू ही खर्च हो गई। तो ATP एक फालतू खर्च हो गई, खाना नहीं बना, ATP फालतू खर्च हो गई, CO2 का लॉस हो गया। ये तो दुगना लॉस हो गया, डबल लॉस हो गया। एक तो फूड बना नहीं, ऊपर से ATP जो लाइट रिएक्शन में बनी थी, CO2 जो एटमॉस्फेयर से आया था, वो लॉस हो गया, वेस्ट हो गया। वरना शायद कभी जब CO2 मोर देन O2 होता तो वो फूड बनाने के काम आता, केल्विन साइकिल होती, पर ये तो वेस्ट हो गया। ये डबल वेस्टफुल प्रोसेस है। यहाँ पे लॉस ऑफ CO2 हो रहा है, यूज ऑफ ATP हो रहा है। अच्छा, नया कुछ नहीं बन रहा, ना नई ATP बन रही है, ना NADPH2 बन रहा है। आप कहोगे मैम वो तो केल्विन में भी नहीं बनता। हाँ नहीं बनता, पर यहाँ तो उल्टा लॉस हो रहा है। ये बहुत खराब प्रोसेस है। जितनी देर O2 मोर देन CO2 रहेगा, उतनी देर खाना बनेगा नहीं, बल्कि ये सब नुकसान हो जाएगा। इट इज अ डबल वेस्टफुल प्रोसेस। आ गए, मजे आ गए? चलिए आइए, आइए इस चीज को हम लिख लेते हैं। लिखिए, डिस्कवर्ड बाय, अब ये NCERT में नहीं दिया, डेकर एंड टायो, आप नहीं भी याद रखोगे चलेगा। तंबाकू के अंदर उन्होंने इसे खोजा था, जो एक C3 प्लांट है। लिखिए, लॉस ऑफ फिक्स्ड कार्बन, लॉस ऑफ फिक्स्ड कार्बन एज CO2, नुकसान हो गया एक कार्बन का। और ये CO2 का लॉस कहां होता है? ब्रैकेट में लिख लो, इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से CO2 बाहर फेंक जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ नंबर 2, नो फॉर्मेशन ऑफ ATP और NADPH, तो वो तो खैर केल्विन में भी नहीं फॉर्म होता, वो तो लाइट रिएक्शन में बनते हैं। बट उल्टा, यूटिलाइजेशन ऑफ ATP एंड रिलीज ऑफ CO2, CO2 वेस्ट हो गई, ATP वेस्ट हो गई, यूटिलाइजेशन ऑफ ATP, रिलीज ऑफ CO2, ये सब वेस्ट हो गया। खाना वाना बना नहीं, नो शुगर सिंथेसिस, खाना तो बना नहीं, उल्टा ATP CO2 का लॉस हो गया, यानी डबल वेस्टफुल प्रोसेस। अभी तक साइंटिस्ट ये पता नहीं कर पाए हैं कि नेचर ने इस प्रोसेस को क्यों रखा हुआ है। व्हाट इज द बायोलॉजिकल फंक्शन, इट इज स्टिल नॉट नोन। आपको क्या क्या याद रखना है? CO2 का लॉस, ATP का लॉस, नो शुगर सिंथेसिस। CO2 का लॉस, ATP का लॉस एंड नो शुगर सिंथेसिस। लिखा सबने? सारे स्टूडेंट्स ने लिख लिया? यानी रुबिस्को CO2 के साथ भी जुड़ेगा और रुबिस्को O2 के साथ भी जुड़ता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अभी देखो, अभी मत लिखना। C3 प्लांट्स में O2 बाइंड करेगा रुबिस्को के साथ, तो CO2 फिक्सेशन यानी फोटोसिंथेसिस, केल्विन साइकिल रुक जाएगी। पर RuBP 2PGA बनाने की जगह अगर O2 के साथ जुड़ा तो 1 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट और 1 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरेट का बनाएगा। ये हम ऑलरेडी सब लिख चुके हैं, ऑलरेडी लिख चुके हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन C4 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे लैक फोटो रेस्पिरेशन, और इसीलिए ये खाना ज्यादा बनाते हैं, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी है। क्यों नहीं है फोटो रेस्पिरेशन? लिखिए, बिकॉज दे हैव अ मैकेनिज्म, वो जो क्रैन्स एनाटॉमी है, बंडल शीथ सेल, वो सब जो हमने करा है, they have a mechanism that increase CO2 concentration at Rubisco enzyme site। जहां रुबिस्को है उस जगह पर CO2 हाई रखते हैं, और वो कौन सी जगह है? वो है बंडल शीथ सेल्स। बंडल शीथ सेल जहां पर रुबिस्को है C4 पेड़ों में, वहां पर CO2 इज ऑलवेज हाई, क्योंकि O2 अंदर आने नहीं देते, फोटो सिस्टम 2 होता नहीं है, तो O2 अंदर प्रोड्यूस नहीं होती। ये सारी कहानी हमने पढ़ ली है। मजे आ गए? बिल्कुल इजीएस्ट वे में समझा दिया मैंने आपको, वरना ये टॉपिक बड़ा टफ लगता है, बड़ा टफ लगता है। नाउ ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि C4 एसिड यानी मैलेट एस्पार्टेट मीजोफिल से बंडल शीट में जाके टूटेगा,
और CO2 रिलीज करेगा। इस कारण से यहां पर CO2 बढ़ जाएगा बंडल शीथ के अंदर और रुबिस्को कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा। ऑक्सीजनेज एक्टिविटी नहीं होगी, C4 पेड़ों में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, इसीलिए इनकी प्रोडक्टिविटी बेटर होगी और ये हायर टेम्परेचर्स पे भी खाना बना पाएंगे। ये सब हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। डन हो गया? चलो, तो फटाफट से 1 मिनट का टाइम लो और ये सारी चीजें प्रोसेस करो। फोटो रेस्पिरेशन बहुत खतरनाक प्रोसेस है। बड़े बड़े सींग हैं, दांत हैं, खतरनाक वाली बोहें हैं और बिल्कुल दानव जैसा है फोटो रेस्पिरेशन। डबल वेस्टफुल। CO2 का नुकसान, ADP का नुकसान, खाना नहीं बनता। CO2 का नुकसान, ATP का नुकसान, खाना नहीं बनता। कोलगेट ग्लाइकोलेट, कोलगेट ग्लाइकोलेट, कोलगेट ग्लाइकोलेट। बंडल शीट के अंदर बड़े बड़े सेल्स हैं, बड़े बड़े क्लोरोप्लास्ट हैं, ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट हैं, वहां रुबिस्को है, वहीं पर हमेशा CO2 मोर रहेगा और हमेशा फोटो रेस्पिरेशन कभी नहीं होगा, कितना ही टेम्परेचर हो जाए चाहे। इसीलिए जो बंडल शीट सेल्स, ये जो अपने C3 प्लांट्स होते हैं, ये 20-25 डिग्री सेल्सियस पर ही जिंदा रह पाते हैं, पर C4 प्लांट्स 30-40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक भी मिलते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। नाउ नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटो रेस्पिरेशन। आ जाओ, पहले एक बार एनसीईआरटी की बुक निकालिए। एनसीईआरटी की बुक निकालो और मेरे साथ फिल करो कुछ। निकालिए एनसीईआरटी की बुक। ये चार्ट दिख रहा है आपको 13.1। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूं, इस चार्ट को खुद फिल करने की कोशिश करो रफ कॉपी में, फिर मैं इसे फिल कराऊंगी। करिए ट्राई। बहुत इजी है क्योंकि मैं क्रैन्स एनाटॉमी बहुत अच्छे से आपको सिखा चुकी हूं। करो, ट्राई करो। चैप्टर के लास्ट में बेटा टेबल 13.1, आपके पास किताब है, थोड़ी जहमत तो उठा सकते हैं अपन देखने की। भाई बता दो, कोई ओल्ड एनसीईआरटी का पेज नंबर बता दो। चैप्टर के लास्ट में 321 नहीं 221। 221 पेज। आप लोग, ये बेटा इतना बड़ा चार्ट है, ये तो वैसे ही दिख जाएगा। 148 पेज नंबर, न्यू एनसीईआरटी। इतनी स्पून फीडिंग। करो करो, ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। करो ट्राई, मैं टाइम दे रही हूं, फिर मेरे साथ आंसर्स चेक करना।
हाँ जी करा, अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। चल, कैल्विन साइकिल किसमें होती है? कैल्विन साइकिल C3 पेड़ों में तो केवल मीजोफिल सेल होता है और कुछ होता ही नहीं है, सो मीजोफिल। C4 प्लांट्स में कैल्विन साइकिल कहां होगी? बंडल शीथ सेल के अंदर। सेल टाइप जिसमें फर्स्ट इनिशियल कार्बोक्सिलेशन होगा, इसमें तो होता ही मीजोफिल है, और इसमें भी फर्स्ट जो है वो CO2 एटमॉस्फेयर की मीजोफिल में ही आएगी। हाउ मेनी सेल टाइप्स टू फिक्स CO2? इसमें 1 सेल टाइप है मीजोफिल, और इसमें 2 सेल टाइप्स हैं। मीजोफिल में फर्स्ट फिक्सेशन होगा और बंडल शीथ में सेकंड फिक्सेशन होगा। नाउ प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर यानी फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर यहां पर रूबी है यानी RUBP, और यहां पर पहला होगा पेट। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, इसमें 5 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है। प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट कौन सा बनता है? यहां पहला प्रोडक्ट है 3PGA के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और यहां पे OA बनता है। नाउ नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दिस प्रोडक्ट, ये 3 कार्बन है इसीलिए C3 साइकिल कहा था, ये 4 कार्बन है इसीलिए C4 साइकिल कहा था। डज द प्लांट हैव रुबिस्को? रुबिस्को तो सब में होगा, बिल्कुल होगा, रुबिस्को नहीं होगा तो फिर कैल्विन साइकिल कैसे होगी? डज द प्लांट हैव पेपकेज? नहीं, यहां हमने पेपकेज नहीं पढ़ा, पेपकेज केवल यहां पढ़ा है। यहां पे रुबिस्को कहां मिलेगा? एक ही तरह का सेल है मीजोफिल, तो उसी के अंदर मिलेगा, पर यहां पे रुबिस्को बंडल शीथ सेल के अंदर होता है। ठीक है, सबके क्वेश्चंस बन गए थे? चल आ जाओ, पूरी टेबल ट्राई कर ली आपने? विच सेल हैव रुबिस्को? तो अभी अभी हमने देख लिया, ये तो मीजोफिल ही होगा और इसमें बंडल शीथ के अंदर होगा। CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन। अब देखो, हाई लाइट है, हाई लाइट है यानी हाई टेम्परेचर है, यानी फोटो रेस्पिरेशन का रिस्क हो गया, और C3 में फोटो रेस्पिरेशन होगा तो खाना कम बनेगा। क्यों? क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन प्रेजेंट होगा, पर यहां पे फोटो रेस्पिरेशन तो होता नहीं है, तो यहां बढ़िया खाना बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब फोटो रेस्पिरेशन लो लाइट में होगा क्या? देखो यहां तो होता ही नहीं है, नेग्लिजिबल लिखते हैं मतलब एब्सेंट, यहां तो होता ही नहीं है, हाई लाइट हो लो लाइट हो कुछ भी हो, होता ही नहीं है। और यहां पे भी अगर लो लाइट है तो काहे का फोटो रेस्पिरेशन? लो लाइट में नहीं होगा ना। हाई लाइट में फोटो रेस्पिरेशन होगा क्या? हाँ, यहां पर हाई लाइट में हाई फोटो रेस्पिरेशन होगा, यस प्रेजेंट हाई। यहां तो कभी होता ही नहीं है, यहां तो कभी नहीं होता, खाना बहुत बढ़िया बनेगा और फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। यहां पे हाई लाइट में हाई फोटो रेस्पिरेशन होगा तो खाना कम बनेगा। नाउ लो CO2 पे फोटो रेस्पिरेशन होगा क्या? अगर CO2 लो है मतलब O2 मोर है, और अगर O2 मोर है तो यहां पे बढ़िया फोटो रेस्पिरेशन होगा, यहां तो होता ही नहीं है। नाउ हाई CO2 मतलब CO2 मोर देन O2, तो यहां तो होता ही नहीं है और यहां पर भी नहीं होगा। अगर CO2 ज्यादा है तो काहे का फोटो रेस्पिरेशन? ठीक है, सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं सबसे? कितने लोगों के ऑल करेक्ट आ गया? 9 आउट ऑफ 9, 9 ही हुए हैं ना? 1 2 3 4 5, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 आउट ऑफ 15 किसके आ रहे हैं? अब ये 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पर काम कर पाते हैं, उससे हाई टेम्परेचर पर C3 पेड़ नहीं मिलेंगे, और ये 30 से 40 डिग्री सेल्सियस पर बड़ी आराम से रहते हैं। इसे कॉपी में नोट करिए, रजिस्टर में नोट करिए, लिखिए C3 प्लांट्स टेम्परेचर ऑप्टिमम मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर, मैक्स बेस्ट किस टेम्परेचर पर रहते हैं? ये 20 से 25 डिग्री सेल्सियस और ये 30 से 35 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर्स। कम ऑन एवरीबॉडी। ज्यादातर स्टूडेंट्स के काफी करेक्ट है, जिनका 1 या 2 इनकरेक्ट हुआ है। आपको समझ आ गया कहां गलती हुई है? समझ आ गया बेटा सबको? जल्दी से यस या थम्स अप दे दो। एग्जाम्पल्स में ऑलरेडी लिखवा चुकी हूं, यहां पे शुगर केन लिखा था, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। हमने मेज लिखा था, सॉर्गम लिखा था, केवल गेहूं चावल इधर आते हैं मोनोकॉट्स में, बाकी ये वाले इधर आते हैं। और
यहां पे सारे डाइकॉट्स आ जाते हैं। आ गया समझ में? ऑल डन। बहुत सिंपल है। अगर CO2 मोर देन O2 है, अगर लो लाइट है, तब तो ना C3 में फोटो रेस्पिरेशन होना है ना C4 में, सवाल ही नहीं उठता है। प्रॉब्लम तब है जब हाई लाइट है, मोर O2 देन CO2 है, उस केस में C3 में अच्छा खासा फोटो रेस्पिरेशन होगा और खाना कम बनेगा, फोटोसिंथेसिस की रेट कम हो जाएगी। पर C4 में कोई पंगा नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है, नेग्लिजिबल, हमेशा नेग्लिजिबल है। ठीक है, चलिए। सो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब आइए हम लिखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। आ जाओ, रजिस्टर ओपन करिए। यानी फोटोसिंथेसिस, खाना कितना बनेगा, उसे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ये टॉपिक स्टूडेंट्स को बड़ा टफ लगता है, पर ये बहुत इजी है। आइए लिखिए। देखो समझो, जीवन में किसी भी कार्य को दो तरह के फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, एक आंतरिक और एक बाहरी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको पढ़ने के लिए एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा, ये एक्सटर्नल फैक्टर है जो आपकी प्रिपरेशन को अफेक्ट करेगा। आपको बुक्स नहीं मिली, ट्यूशन नहीं मिला, सही टीचर्स नहीं मिले, माहौल नहीं मिला, शोर बहुत होता था, ये एक्सटर्नल है। पर आप खुद ही आलसी थे, आपको सब मिला, टीचर्स मिले, ये मिला, वो मिला, माहौल मिला, सब कुछ मिला, पर आप खुद ही पढ़ने को राजी नहीं थे, खुद ही टाइम वेस्ट करते थे, ये इंटरनल फैक्टर होगा। तो फोटोसिंथेसिस के लिए भी 2 फैक्टर्स हैं, इंटरनल पेड़ के अंदर के फैक्टर्स और पेड़ के बाहर के फैक्टर्स एक्सटर्नल। लिखना है सबको। एक्सटर्नल में 4 मेन फैक्टर्स हैं। एक वाटर, आपको मालूम है CO2 और वाटर ये तो रॉ मटेरियल है, तो एटमॉस्फेयर की CO2 एंड वाटर ये तो फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल है। फिर लाइट, लाइट भी जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, और टेम्परेचर, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में एंजाइम्स का रोल है, तो टेम्परेचर हमने देखा, हाई टेम्परेचर पर C4 पेड़ मिलेंगे, C3 नहीं मिलेंगे, वो सब कुछ। तो वाटर, CO2, लाइट एंड टेम्परेचर, ये हो गए एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब इंटरनल में 2 तरह के फैक्टर्स होंगे, एक सेल के अंदर। अब सेल के अंदर मतलब जीन्स कैसे हैं भाई, जैसा जेनेटिक्स होगा उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ लीव्स, साइज ऑफ लीव्स, क्लोरोप्लास्ट, मीजोफिल टिश्यू, वो सब कुछ डिसाइड होगा। यानी सेल के अंदर का फैक्टर। इंट्रा सेल्यूलर यानी उसकी जेनेटिक्स, जेनेटिक्स कैसी है, अलग अलग पेड़ों में लीव्स का नंबर, क्लोरोप्लास्ट का नंबर वो अलग अलग है, वो जीन्स डिसाइड करते हैं, जेनेटिक फैक्टर। या हॉर्मोन्स, 1 सेल से अदर सेल तक खबर लेकर जो जाएंगे, 2 सेल के बीच में, 2 स्कूल के बीच में इंटर स्कूल, 2 सेल के बीच में इंटर सेल्यूलर फैक्टर्स। इसमें आते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, यानी हॉर्मोन्स की बात कर रहे हैं, हॉर्मोन्स की। ठीक है, अब क्या क्या फैक्टर्स डिसाइड करेंगे इंटरनल। देखो बड़ा आसान है, मैं आपको इतना मस्त तरह से सिखाऊंगी ना, अगर आपने ध्यान दे दिया आप जीवन में नहीं भूलोगे। सबसे पहले तो पत्तियां कितनी है, यानी नंबर ऑफ लीव्स। भाई अगर मोर नंबर ऑफ लीव्स हैं तो मोर फोटोसिंथेसिस होगा। फिर लीव्स का साइज क्या है, अगर बड़ी बड़ी लीव्स हैं तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। फिर लीव की उम्र क्या है, एज ऑफ लीव्स, अगर यंग लीव्स हैं तो बढ़िया फोटोसिंथेसिस होगा, बूढ़ी लीव्स हो गई है तो कम फोटोसिंथेसिस होगा। और फिर लीव्स लगी कैसे हैं, ओरिएंटेशन, उन पे प्रॉपर लाइट आ रही है या नहीं, अगर प्रॉपरली ओरिएंटेड लीव्स हैं, बढ़िया लाइट आ रही है तो बढ़िया फोटोसिंथेसिस होगा। तो बेटा कितना आसान है, लीव्स का नंबर, लीव्स की एज, लीव्स का साइज और लीव्स का ओरिएंटेशन। कितना इजी है, बोलो मेरे साथ दोबारा। लीव्स का नंबर, लीव्स का साइज, लीव्स की एज और लीव्स का ओरिएंटेशन। यंग लीव्स, मोर लीव्स, बड़ी बड़ी लीव्स, प्रॉपर लाइट आ रही है लीव्स में तो बढ़िया फोटोसिंथेसिस होगा। नाउ लीव के बाद क्या आएगा, देखो सीक्वेंस में सिखा रही हूं आपको। लीव तो ऑर्गन है, ऑर्गन बना होता है टिश्यू का, यानी मीजोफिल टिश्यू कितना है, मीजोफिल टिश्यू। अगर मान लो 2 पेड़ हैं, दोनों में 5 लीव्स हैं, लीव्स का साइज भी सब कुछ सेम है, पर एक लीफ में मीजोफिल टिश्यू ज्यादा है तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। आपको मालूम है दोनों एपिडर्मिस के बीच में मीजोफिल टिश्यू में ही सारा खेल होता है फोटोसिंथेसिस का।
नाउ मीजोफिल टिश्यू के अंदर क्या है? मीजोफिल सेल, और मीजोफिल सेल के अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट। सो नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जितने ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होंगे उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? क्लोरोफिल। जितना ज्यादा क्लोरोफिल होगा उतना फोटोसिंथेसिस होगा। कितना इजी वे में सिखा रही हूं देखो। पहले लीव्स का नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन, फिर लीफ के अंदर मीजोफिल टिश्यू कितना है, फिर मीजोफिल टिश्यू के अंदर जो मीजोफिल सेल है उसमें क्लोरोप्लास्ट का नंबर क्या है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल कितना है, और फिर CO2 अंदर कितनी आ रही है, इंटरनल CO2 कॉन्सेंट्रेशन। एटमॉस्फेयर में कितनी उससे मतलब नहीं है, अंदर कितनी आ रही है, सेल के अंदर, मीजोफिल सेल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कितनी CO2 आ रही है। जितनी CO2 आएगी उतना खाना फिक्स होगा। हो गया याद? क्लास में याद करना है, मेरे साथ याद करना है। मेरे नादान परिंदों, क्लास में याद करना है, मेरे साथ याद करना है। डन? लिखा सबने? फटाफट से लिखो, फिर हम 1 बाय 1 फैक्टर्स पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले सबसे इजी वाटर पढ़ते हैं। वाटर नहीं, उसके पहले कुछ पढ़ाना है आपको, उसके पहले कुछ पढ़ाना है। सुनो, हेडिंग डालो, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लिखो, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। चलिए सुनिए, पहले सुनो, पहले सुनो, मत लिखो, सुनो। देखो, ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। सुनो, इसे समझो, रटना नहीं है। जैसे आपकी प्रिपरेशन में सब कुछ चाहिए, अच्छे टीचर्स भी चाहिए, अच्छा माहौल चाहिए, मोटिवेशन भी चाहिए, लेकिन इंटरनल भी चाहिए कि आप खुद पढ़ें, आलस नहीं करें, दूसरों पे दोष नहीं डालो, रेगुलरिटी मेंटेन करो। ये सब कुछ होगा तो सिलेक्शन होगा। ऐसे ये सारे फैक्टर्स, एक्सटर्नल इंटरनल, मिलकर फोटोसिंथेसिस की रेट को डिसाइड करेंगे। ठीक है? अब यानी ये सब साइमल्टेनियसली एक साथ फोटोसिंथेसिस पे अफेक्ट करते हैं। अब मुझे ये बताओ, मान लो कोई एक स्टूडेंट है जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उससे पूछा आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, या क्या करते कि सिलेक्शन हो जाता, तो वो ये नहीं कहेगा कि मेरे पास अच्छे टीचर थे, मेरे पास माहौल था, नहीं, वो कमी बताएगा, कमी, लिमिटिंग, कि यार मैं क्या सुबह उठ नहीं पाता था, या मैं रेगुलर नहीं था, अगर मैं रेगुलर होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। जीवन में जो है उससे ज्यादा जो नहीं है, अगर वो मिल जाए तो हमें लगता है बढ़िया काम हो जाएगा। ऐसे ही ब्लैकमैन साइंटिस्ट ने 1905 में ये बताया कि अगर कोई भी केमिकल प्रोसेस है लाइक फोटोसिंथेसिस, जिसे बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो उसकी जो रेट डिसाइड करता है वो मिनिमम वाला लिमिटिंग फैक्टर डिसाइड करता है। बाकी जो बढ़िया है कोई बात नहीं, पर जो कम है अगर उसे बढ़ा देंगे तो सडनली रेट बढ़ जाएगी। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। किन्होंने दिया था? ब्लैकमैन जी ने दिया था 1905 में। तो आइए पहले इतना लिखो, बाय ब्लैकमैन इन 1905। ये क्वेश्चन आता है, ये दोनों डेटा एनसीईआरटी के हैं। ब्लैकमैन 1905, प्लीज लिखिए। अब अपनी एनसीईआरटी ओपन करो, एनसीईआरटी ओपन करिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस निकालो, उसमें एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर की लिस्ट दी है, उसके बाद की लाइंस हम पढ़ रहे हैं। देखिए, ऑल दीज फैक्टर्स, एनसीईआरटी में मार्क करो, साइमल्टेनियसली अफेक्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक बार कोई पेज नंबर बता दो भाई, बिल्कुल मेहनत ही नहीं करते हो यार तुम लोग। यस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर वो है जो सबसे कम क्वांटिटी में होता है। ठीक है? साइमल्टेनियसली, इसे वन आफ्टर द अदर कर देंगे गलत हो जाएगा। यानी हालांकि सेवरल फैक्टर्स इंटरैक्ट कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली अफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वन फैक्टर है
जो मेजर कॉज होगा, जो लिमिट करेगा इस रेट को, उसे अगर बढ़ा दोगे तो रेट सडनली बढ़ जाएगी। यानी रेट विल बी डिसाइडेड बाय फैक्टर अवेलेबल एट सब ऑप्टिमल लेवल। ऑप्टिमल मतलब पर्याप्त, इनफ। सब ऑप्टिमल मतलब कम। जो कम है सबसे ज्यादा, वो रेट डिसाइड करेगा। दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर। मजे आ गए ना? इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। मान लीजिए कि एक ग्रीन लीफ है। ग्रीन लीफ का मतलब क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल है, पिगमेंट्स हैं, बढ़िया, ऑप्टिमम लाइट भी है और CO2 भी है। CO2 भी बढ़िया है, क्लोरोफिल भी है और लाइट भी है, लेकिन टेम्परेचर बहुत लो है। बहुत ठंड में उस पेड़ को रख दिया तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा या कम होगा। जैसे ही आपने ऑप्टिमम टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर बढ़ाया, उसके अनुकूल किया, बढ़िया फोटोसिंथेसिस होने लगेगा। यानी यहां पर कौन सा फैक्टर है जो डिसाइड कर रहा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस? जो लो है, टेम्परेचर, सब ऑप्टिमल लेवल पर। आया? अंडरस्टैंड हुआ? नाउ लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, एनसीईआरटी में ही मार्क करो। इफ अ केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, its rate will be decided by the factor which is nearest to the minimal value, जो सबसे कम है, जिसकी कमी है। ये वो फैक्टर है जो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा प्रोसेस को अगर उसकी क्वांटिटी चेंज कर दी। लाइट कम है, लाइट बढ़ा दोगे रेट बढ़ जाएगी। CO2 कम है, CO2 बढ़ा दोगे रेट बढ़ जाएगी। पानी कम है, पानी बढ़ा दोगे रेट बढ़ जाएगी। ग्रीन पिगमेंट्स की कमी है, उन्हें बढ़ा दोगे रेट बढ़ जाएगी। जो कम है वो डिसाइड करता है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बाय ब्लैकमैन 1905। लिख कर लिया सबने? मार्क करा? चल, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाटर। हम सबसे पहले पढ़ेंगे वाटर, सबसे छोटा सबसे पहले। आ जाओ जी, वाटर। अब समझो, देखो मैं आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में पढ़ाऊंगी कि प्लांट जितना भी वाटर रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं, 99% से ज्यादा भाप बन के उड़ जाता है। 99%, मोर देन 99% वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू ट्रांसपिरेशन। वो स्टोमेटा से उड़ जाता है। यानी पत्तियों के पास में लेस देन 1% वाटर अवेलेबल है जो रूट्स ने एब्जॉर्ब करके भेजा है, पर वो सफिशियंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो अगर पानी की कमी भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि लीव्स को ऑलरेडी बहुत कम पानी में ही बेस्ट फोटोसिंथेसिस करने की आदत है। पर मान लो अगर पानी कम है तो डायरेक्टली तो फोटोसिंथेसिस अफेक्ट नहीं होगा। पानी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम पानी में काम चला लेती है पत्ती। पर दो प्रॉब्लम्स होती हैं, समझो। अगर वाटर कम होगा तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। वाटर के लॉस को रोकने के लिए स्टोमेटा क्लोज होगा। और स्टोमेटा क्लोज क्यों हो रहा है? ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो जाए। ठीक है, अगर वाटर कम होगा तो स्टोमेटा क्लोज होगा ताकि और वाटर का लॉस ना हो। दूसरा, अगर वाटर कम हुआ तो याद है मैंने बताया था बुल्ली फॉर्म सेल्स होते हैं मोनोकॉट लीफ में, वो सिकुड़ जाएंगे तो लीफ कर्ल हो जाएगी, मुरझा जाएगी, विल्टिंग ऑफ लीव हो जाएगी, यानी पत्ती मुरझा जाएगी, यानी उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा। लीफ का सरफेस एरिया कम हो जाएगा। ये सब कब होगा? अगर पानी की कमी है। इफ वाटर डेफिशिएंसी, डेफिसिट। अब सुनो ध्यान से, अगर स्टोमेटा बंद हो जाएगा तो CO2 भी तो नहीं आ पाएगी अंदर। और अगर लीव्स मुरझा गई, उनका सरफेस एरिया कम हो गया, तो जो मीजोफिल टिश्यू था, पैरेन्काइमा था, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स थे, वो भी तो लेस अवेलेबल है लाइट के लिए। भाई पहले इतना था, अब इतना सा रह गया मुरझा के। तो इस तरह से इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस अफेक्ट हो जाएगा। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली अफेक्ट हो जाएगा। पानी की कमी से, वाटर के स्ट्रेस से स्टोमेटा बंद होगा, विल्टिंग ऑफ लीव्स होगी, यानी सरफेस एरिया कम हो रहा है, ट्रांसपिरेशन कम हो रहा है। पर इस कारण से क्या हो रहा है? CO2 अवेलेबिलिटी भी रिड्यूस हो रही है। रिड्यूस CO2 अवेलेबिलिटी।
पानी से वैसे प्रॉब्लम नहीं है, पानी कम में तो काम चला लेती है पत्ती, पर स्टोमेटा बंद हो रहा है इसीलिए CO2 भी अंदर नहीं आ पाएगी। और दूसरा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी कम हो गई लीफ की, ओवरऑल डिक्रीज्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ लीफ, यानी जनरली फोटोसिंथेसिस में फर्क पड़ जाएगा। ये सब कब होगा? वाटर डेफिसिट यानी वाटर स्ट्रेस कंडीशन में, वाटर स्ट्रेस। ठीक है, लिखा सबने? यानी अफेक्ट ऑफ वाटर, लिखो, अफेक्ट ऑफ वाटर इज मोर थ्रू इट्स अफेक्ट ऑन प्लांट, पेड़ पर असर आ रहा है रादर देन डायरेक्टली ऑन फोटोसिंथेसिस। डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस में फर्क नहीं पड़ रहा, पर क्योंकि पेड़ की पत्तियां मुरझा रही हैं, पेड़ में स्टोमेटा क्लोज हो रहा है, उस कारण से CO2 की कमी हो रही है, उस कारण से मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो रही है, उस कारण से CO2 फोटोसिंथेसिस पे फर्क पड़ रहा है। मोर थ्रू इट्स अफेक्ट ऑन प्लांट रादर देन डायरेक्टली ऑन फोटोसिंथेसिस, राइट? ठीक है, क्या लीफ की जगह मैंने लाइट लिख दिया? कहां पे? ओ लीव लीव लीव, थैंक यू। ठीक है, चलो आ जाओ, अब सेकंड समझते हैं। सेकंड भी बहुत इजी वाला बताऊंगी, पहले पहले इजी वाले पढ़ लेते हैं। टेम्परेचर, सेकंड लिखो टेम्परेचर। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, देखो डार्क रिएक्शन पे भी टेम्परेचर का फर्क पड़ेगा, क्योंकि डार्क रिएक्शन में एंजाइम्स है, वो रुबिस्को एंजाइम्स है, कैल्विन साइकिल, C4 साइकिल एंजाइम्स है, और एंजाइम्स आपको मालूम है बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, हर एंजाइम पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बेस्ट काम करता है। लाइट रिएक्शन भी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, क्योंकि लाइट, भाई लाइट होगी, जितनी रोशनी आएगी उतना टेम्परेचर होगा, तो लाइट होगी तभी लाइट रिएक्शन होगी, तो लाइट रिएक्शन पे भी टेम्परेचर का असर आएगा, डार्क रिएक्शन पे भी आएगा, पर ज्यादा असर डार्क रिएक्शन पे आएगा, क्योंकि डार्क रिएक्शन में एंजाइम्स इन्वॉल्व है। तो लिखिए, डार्क रिएक्शन बीइंग एंजाइमेटिक इज टेम्परेचर कंट्रोल्ड। ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। डार्क रिएक्शन, व्हाई इट इज टेम्परेचर कंट्रोल्ड? बिकॉज इट इज एंजाइमेटिक, उसमें एंजाइम्स काम करते हैं, खाना बनाने वाली जो रिएक्शन थी, CO2 फिक्सेशन। नाउ लाइट रिएक्शन इज ऑल्सो टेम्परेचर सेंसिटिव बट लेसर एक्सटेंट। तो अगर क्वेश्चन आएगा टेम्परेचर लाइट रिएक्शन को अफेक्ट करता है या डार्क रिएक्शन, बोथ है तो बोथ आंसर होगा, अगर बोथ नहीं है तो डार्क रिएक्शन बेटर चॉइस है। अब हमने ये भी पढ़ा था कि C4 पेड़ हायर टेम्परेचर्स पे रह सकते हैं, पर C3 पेड़ लोअर टेम्परेचर पे रह पाते हैं। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस C3 का था और C4 का 30 से 40 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि उनमें इतने हाई टेम्परेचर पे भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लिखिए, C4 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर्स, लिख लो 30 to 40 डिग्री सेल्सियस, एंड शो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, डबल खाना बनाते हैं। C3 प्लांट्स हैव लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम, ऑप्टिमम मतलब बेस्ट काम करते हैं इस टेम्परेचर पे, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, लिख लीजिए। हो गया? चलो अब सुनो, देखो सुनो ध्यान से। ट्रॉपिकल एरिया में एक पेड़ है, ट्रॉपिकल एरिया मतलब जो इक्वेटर के पास होता है, ट्रॉपिक्स, और एक पेड़ टेम्परेट एरिया में लगा है, ऊपर ऊंचाई पर, इक्वेटर से दूर। सोचो कौन सा पेड़ हायर टेम्परेचर टॉलरेट कर पाएगा? भाई अगर एक पेड़ ट्रॉपिकल एरिया में सरवाइव कर रहा है, ट्रॉपिकल मतलब इक्वेटर के पास, वहां पे सनलाइट ज्यादा आती है, गर्मी ज्यादा होती है, तो नेचुरली वो हायर टेम्परेचर के लिए मोर सुटेबल होगा। और टेम्परेट में अगर कोई है, मतलब वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं झेल पा रहा होगा, तभी तो वो टेम्परेट में बढ़िया ग्रो कर रहा है। भाई सीधी सी बात है ना, अगर ट्रॉपिकल में पेड़ है तो ज्यादा टेम्परेचर टॉलरेट कर पाएगा, टेम्परेट में है तो कम टॉलरेट कर पाएगा। तो आ जाओ इस बात को लिख लो, ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हैबिटेट, ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हैबिटेट, हैबिटेट। जैसे ट्रॉपिकल प्लांट्स टॉलरेट हायर टेम्परेचर देन टेम्परेट प्लांट्स। बहुत आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है।
ट्रॉपिकल वाले वेल अडेप्टेड हैं एज कंपेयर टू टेम्परेट फॉर हायर टेम्परेचर। C4 हायर टेम्परेचर झेलेगा C3 के कंपैरिजन में, और ट्रॉपिकल प्लांट्स हायर टेम्परेचर झेलेगा टेम्परेट के कंपैरिजन में। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नाउ वन सेकेंड ना, इस लाइन को हटा दो, आप अननेसेसरी कंफ्यूज होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन। हाँ जी, सो ये हो गया टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर का ग्राफ कैसा आएगा, आ जाओ सीखते हैं। बनाइए मेरे साथ। सपोज करो मैंने यहाँ एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर ड्रॉ करा डिग्री सेल्सियस, और मैंने वाई एक्सिस पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लॉट करी। बनाइए मेरे साथ। अब देखो क्या होगा। मान लो कोई पेड़ है जो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करता है, मैक्सिमम, इतना मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करता है। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा तो भी वो फॉल हो जाएगा रेट, और अगर आपने टेम्परेचर रिड्यूस करा तो भी वो फॉल हो जाएगा। ऐसा ग्राफ आता है। बायोमोलिक्यूल्स में भी टेम्परेचर और पीएच का ऐसा ही ग्राफ आता है। पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मैक्सिमम एक्टिविटी है, इससे ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे फॉल, इससे कम टेम्परेचर करोगे फॉल, क्योंकि एंजाइम्स जो है वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बेस्ट काम करते हैं। इंक्रीज या डिक्रीज करने पर एंजाइम्स हार्म हो जाते हैं। बना लो सब लोग फटाफट से। सेकेंड फैक्टर भी हमने देख लिया, अब हम थर्ड फैक्टर पर आएंगे। हो गया, चल आ जाओ। अब थर्ड आते हैं अपन, लाइट। लिखिए लाइट, लाइट, लाइट। अब लाइट में हमें तीन चीजें पढ़नी है। लाइट की क्वालिटी क्या है, लाइट का ड्यूरेशन क्या है, और लाइट की इंटेंसिटी। मैं सब सिखाऊंगी धीरे धीरे। पहले लिखो लाइट क्वालिटी। लाइट क्वालिटी मतलब कौन सी वेवलेंथ की लाइट हम दे रहे हैं। हमने पढ़ा है 400 से 700 नैनोमीटर फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस होते हैं, जिनमें से मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ब्लू एंड रेड लाइट में होता है। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस वी ऑलरेडी नो, ब्लू एंड रेड लाइट। आपको मालूम है मिनिमम फोटोसिंथेसिस किस लाइट में होता है? मिनिमम ब्लू एंड रेड वेवलेंथ में मैक्सिमम होता है। ये हमने ऑलरेडी देखा था, क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एनी आइडिया? मिनिमम मालूम है? चल नाउ दूसरा। मान लो मैंने दो पेड़ों को, ग्रीन में होता है सबसे कम, मान लो मैंने दो पेड़ों को ब्लू लाइट दी, सेम लाइट दी, लेकिन एक पेड़ को 4 घंटे लाइट दी, एक पेड़ को 6 घंटे लाइट दी। यानी लाइट का ड्यूरेशन भी इंपॉर्टेंट है, मैं कितनी देर के लिए लाइट दे रही हूं, लाइट का ड्यूरेशन। अब ध्यान से समझो। मान लो कि कोई एक पेड़ है फॉर एग्जाम्पल जो 200 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाता है 1 आवर में, पर आवर में, ये उसकी रेट है मान लो। ठीक है, तो अगर मैंने 4 घंटे लाइट दी तो 800 मॉलिक्यूल्स बना देगा, और अगर मैंने 6 घंटे लाइट दी तो 1200 मॉलिक्यूल्स बना देगा। यानी लाइट आप कम दे रहे हो, देर दे रहे हो, या ज्यादा ड्यूरेशन के लिए दे रहे हो, इससे रेट पे फर्क नहीं पड़ता। पर आवर तो उतने ही मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, पर ओवरऑल टोटल जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, खाना बनेगा, वो अफेक्ट हो जाएगा। यानी मैं क्या कह सकती हूं, डज नॉट अफेक्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम, पर आवर, पर मिनट, पर वीक, कितना खाना बन रहा है, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। बट अफेक्ट्स
ओवरऑल फोटोसिंथेसिस, टोटल जो खाना बन रहा है उस पर फर्क पड़ेगा। जितनी ज्यादा देर के लिए लाइट दोगे उतनी ज्यादा लाइट रिएक्शन होगी, उतना ज्यादा एटीपी NADPH2 बनेगा, उतना ज्यादा CO2 फिक्स होके खाना बनेगा। सो डज नॉट अफेक्ट रेट बट अफेक्ट्स ओवरऑल फोटोसिंथेसिस। राइट, लिख लो फटाफट से। ये हो गई लाइट की ड्यूरेशन की बात। हो गया, चल अब थर्ड लिखेंगे अपन लाइट इंटेंसिटी। मान लीजिए दो पेड़ हैं, मैंने दोनों को 2 आवर्स के लिए लाइट दी और दोनों को ब्लू लाइट दी, मतलब लाइट की क्वालिटी और लाइट का ड्यूरेशन मैंने सेम रखा, पर एक को मैंने सिम लाइट दी, डिम लाइट दी, और एक को मैंने तेज लाइट दी, तो क्या फर्क पड़ेगा? इंटेंसिटी की बात कर रही हूं। आपको बहुत इजी वे में एनसीईआरटी पढ़ा रही हूं मैं, बहुत इजी वे में, समझो। देखो, सपोज करो ये लाइट है, इधर मैंने लाइट प्लॉट की इंटेंसिटी, और इधर मैं फोटोसिंथेसिस की रेट को मेजर करूंगी वाई एक्सिस पर। अभी लो लाइट है, लो इंटेंसिटी है, मतलब लाइट लिमिटिंग है, अभी लाइट कम है। तो मैं जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाऊंगी, जैसे जैसे धूप तेज करूंगी, वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होता जाएगा नेचुरली। तो जैसे जैसे मैं लाइट बढ़ाऊंगी ये इंक्रीज होता जाएगा, यानी लीनियर रिलेशन है, लीनियर रिलेशन, लीनियर रिलेशन। जैसे जैसे आप लाइट इंक्रीज करोगे वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस की रेट इंक्रीज होती जाएगी, लीनियर, क्योंकि अभी लाइट लिमिटिंग है, कम है। पर होगा क्या, करते 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 एक समय ऐसा आएगा जब लाइट ऑप्टिमम हो गई है, मैक्सिमम हो गई है, और कोई और फैक्टर लिमिटिंग हो गया। पता पड़ा आप लाइट तो बढ़ाते गए लेकिन पानी कम हो गया, CO2 कम हो गई, टेम्परेचर कम या ज्यादा हो गया, यानी इसके बाद में ये कांस्टेंट हो जाएगा। यानी बहुत ज्यादा अगर आप लाइट दोगे, हाई इंटेंसिटी की लाइट पर जब आप पहुंच जाओगे तो रेट कांस्टेंट हो जाएगी, रेट डू नॉट इंक्रीज फर्दर, डू नॉट इंक्रीज फर्दर। और क्यों? एज अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटिंग, अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटिंग। लाइट तो अब लिमिटिंग नहीं है, पर कुछ ना कुछ और फैक्टर कम हो जाएगा, और इसीलिए अब ये और ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। मान लो आप लाइट बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, बहुत बढ़ा दी, बहुत बढ़ा दी। एनसीईआरटी में तो ग्राफ में नहीं बना, पर अचानक से रेट कम हो जाती है। पता ही क्या होता है, अगर बहुत हाई है, हायर इंटेंसिटी, भयंकर गर्मी दे दी अगर आपने, इतनी तेज पर क्लोरोफिल टूट जाता है, क्लोरोफिल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, फोटो ऑक्सीडेशन, ब्रेक डाउन ऑफ क्लोरोफिल। और जब क्लोरोफिल ही ब्रेक डाउन हो जाएगा तो सनलाइट को पकड़ेगा कौन, लाइट रिएक्शन कौन करेगा, एटीपी वगैरह कैसे बनेगी, यानी रेट डिक्रीज, सडनली डिक्रीज। सो लो लाइट पर एज यू इंक्रीज लाइट, rate of reaction increase up to a certain higher intensity पे it becomes constant because other factors becomes limiting, and very high intensities पर rate fall हो जाती है क्लोरोफिल ब्रेकडाउन के कारण। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस लाइट पर हो रहा है, तो आप क्या कहोगे? मैम ये मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस है, ये इतनी लाइट पर हो रहा है, इतनी लाइट पर। जब मैंने इतनी लाइट दी, जी हाँ, इसे ही कहते हैं लाइट सैचुरेशन पॉइंट। ये इतनी जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इतनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दिस इज कॉल्ड लाइट सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन का क्या मतलब होता है? मैक्सिमम।
जैसे अगर मान लीजिए एज अ टीचर मैं मैक्सिमम 6 आवर्स की क्लास ले सकती हूँ तो वो मेरा सैचुरेशन है। एज अ डॉक्टर अगर मैं एक दिन में 4 सर्जरीज कर सकती हूँ तो वो मेरा सैचुरेशन है। तो ये वो मैक्सिमम लाइट है, वो लाइट है जिस पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। इसके बाद फोटोसिंथेसिस स्टेबल हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ये होता है कितना? 10% ऑफ इंसिडेंट लाइट। मतलब सन से जितनी रेज आ रही हैं इंसिडेंट, यानी सन से जितनी लाइट अवेलेबल है उसकी मात्र 10% अगर मिल जाए पेड़ को तो वो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करता है। और बेटा 10% तो मिल ही जाती है, 10% तो मिल ही जाएगी। यानी ज्यादातर पेड़ों में लाइट की कमी नहीं रहती है। पेड़ लाइट की कमी के कारण पेड़ फोटोसिंथेसिस कम नहीं करते। लाइट इज रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि 10% लाइट तो मिल ही जाती है पेड़ को। सो हम क्या बोल सकते हैं? दैट लाइट इज रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर। रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि 10% ही तो चाहिए। रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर। हाँ, एक्सेप्ट कोई बहुत घना जंगल है, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ है, घने घने, तो वो जो नीचे छोटे छोटे पौधे वगैरह हैं उन्हें लाइट नहीं मिल पाती। लाइट की कमी होगी जिसके कारण वो जितना कर सकते हैं बेस्ट मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। या डीप सी में, गहराई में समंदर की लाइट अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पाती। तो एक्सेप्ट घना जंगल यानी डेंस कैनोपी या डीप सी, इनको हटा दो, वरना लाइट ज्यादातर लिमिटिंग फैक्टर नहीं होती, क्योंकि 10% लाइट तो मिल ही जाती है। यानी टेम्परेचर तो भाई पेड़ सर्वाइव ही उस टेम्परेचर में करेगा जो ऑप्टिमम है। वाटर रेयरली लिमिटिंग होता है, रेयरली, क्योंकि 1% से कम में वैसे भी अच्छा खासा लीव्स फोटोसिंथेसिस करती हैं। और लाइट भी रेयरली लिमिटिंग है। तो फिर लिमिटिंग होता कौन है अक्सर, जिसकी अब हम बात करेंगे। मजे आ रहे हैं? चलो चैट्स बंद कर दूं मैं, ये लो। आइए एनसीईआरटी ओपन करो एक बार, देखो। लाइट इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और लाइट की क्वालिटी तीनों इंपॉर्टेंट, तीनों। लाइट इंटेंसिटी, लो लाइट पर लीनियर रिलेशनशिप है बिटवीन कितनी लाइट दे रहे हो और कितना खाना फिक्स हो रहा है। कितनी लाइट दे रहे हो और कितना खाना फिक्स हो रहा है बिटवीन इंसिडेंट लाइट, यानी कितनी लाइट आप दे रहे हो, एंड कितना CO2 फिक्स हो रहा है, यानी कितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है। इनके बीच में लीनियर रिश्ता है। एज यू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फोटोसिंथेसिस विल इंक्रीज। हायर पर, थोड़ी हाई जब हो गई, डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज बिकॉज अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटिंग। और ज्यादा इंक्रीज करोगे बियॉन्ड अ पॉइंट तो क्लोरोफिल ब्रेकडाउन हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस विल डिक्रीज। ठीक है, तो मैं यही लैंग्वेज लिख देती हूं। इसे इन्होंने लिखा है हायर और इसे वेरी हायर, यानी इंक्रीज बियॉन्ड अ पॉइंट। एक लेवल से ज्यादा अगर दे दी, एक लेवल से ज्यादा लिखा सबने। चल, सो लाइट की क्वालिटी, लाइट का ड्यूरेशन, लाइट की इंटेंसिटी। देखिए लाइट सैचुरेशन होता है 10% ऑफ फुल सनलाइट पे। तो शेड वाला एरिया है, घना जंगल है, उसके अलावा लाइट इज रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर। शेड वाले प्लांट्स भी लिख देते हैं, शेडी एरियाज में जो प्लांट्स है, शेडी एरियाज, डेंस कैनोपी मतलब डेंस फॉरेस्ट, घना जंगल, वहां पे छोटे पेड़ों को लाइट नहीं आती है। ठीक है, चल अब आ जाओ, मैं आपको एनसीईआरटी का ग्राफ दिखाती हूं। एनसीईआरटी का ग्राफ ये देखिए, बहुत इजी है। ये लाइट इंटेंसिटी है, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। जैसे जैसे आप लाइट इंक्रीज करोगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल इंक्रीज। ये मैक्सिमम हो गई, नाउ इट विल नॉट इंक्रीज फर्दर बिकॉज अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटिंग। और ये जो डी पॉइंट है, ये लाइट सैचुरेशन पॉइंट है, इस पर
वो लाइट इंटेंसिटी है जिस पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है। दिस इज 10% ऑफ सनलाइट, टोटल सनलाइट। टोटल सनलाइट बोलो आप, या फुल सनलाइट बोलो, या इंसिडेंट लाइट बोलो। फुल सनलाइट, 10% ऑफ फुल सनलाइट। डन। चलो अब आ जाओ, हम लास्ट फैक्टर पर आएंगे जो लिमिटिंग भी होगा, जो स्टूडेंट्स को पता नहीं क्यों टफ लगता है, एंड दैट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। और ये हम एटमॉस्फेयर वाले की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर, एटमॉस्फेरिक CO2 कॉन्सेंट्रेशन। लिखिए, लिखो फटाफट से। बहुत मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। चलो अब इसमें पहले एक बात समझो, नॉर्मली एटमॉस्फेयर में कितना CO2 होता है? अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, 0.03 से 0.04% CO2 होता है टोटल एयर में से। जैसे नियरली 21% ऑक्सीजन होती है, 78% नाइट्रोजन होता है, वैसे इसे हम कहते हैं 300 से 400, 300 से 400 माइक्रो पर लीटर, या कभी कभी इसे हम ppm भी बोलते हैं, 300 से 400 पार्ट्स पर मिलियन। ये एनसीईआरटी की यूनिट है तो इंपॉर्टेंट है। यानी एटमॉस्फेयर के अंदर इतनी CO2 रहती है नॉर्मली। जैसे जैसे आप CO2 बढ़ाओगे, CO2 तो रॉ मटेरियल है, उतनी CO2 फिक्स होगी, उतना खाना बनेगा, उतना फोटोसिंथेसिस होगा। यानी एज CO2 कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज, लीनियर रिलेशनशिप है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज। जैसे जैसे आप CO2 बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस की रेट भी बढ़ती जाएगी। लीनियर रिश्ता है, जैसा लाइट के साथ था। लेकिन अगर आपने CO2 बहुत बढ़ा दी, जैसे लाइट थी, यानी अगर आपने CO2 कितनी बढ़ा दी, 500, मोर देन 0.05% अगर एटमॉस्फेयर में हो गई, यानी 500 माइक्रो पर लीटर के बराबर या उससे ज्यादा हो गई, तो ये हार्मफुल होती है। CO2 इज अ हार्मफुल गैस, और वो पेड़ को ही नुकसान पहुंचा देती है, तो फोटोसिंथेसिस तो बात ही छोड़ो। तो इस केस में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल डिक्रीज। ये वही वाली बात है जैसे हमने लाइट के लिए पढ़ी थी। लाइट में एज यू इंक्रीज लाइट इंटेंसिटी, फोटोसिंथेसिस विल इंक्रीज। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इट बिकम्स कांस्टेंट बिकॉज अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटिंग। पर अगर बहुत ज्यादा बियॉन्ड अ पॉइंट लाइट बढ़ा दी तो इट विल डिप डाउन, क्योंकि क्लोरोफिल ब्रेक हो जाता है, पेड़ का ही नुकसान हो रहा है, क्लोरोफिल ही टूट गया। इसी तरह अगर CO2 कॉन्सेंट्रेशन 0.05% से ज्यादा हो गया, यानी 500 माइक्रो पर लीटर के बराबर या उससे ज्यादा हो गया, तो रेट डिक्रीज हो जाती है। इतना समझ में आया? जल्दी से बनाओ, इतना इजी वे में सिखा रही हूं। टफ टफ लाइंस आने वाली हैं जो मैं बहुत इजी वे में सिखाऊंगी आपको। चलो अब आ जाओ C3 प्लांट और C4 प्लांट्स की थोड़ी सी कहानी समझते हैं। देखो, बनाओ मेरे से। सपोज करो मैं यहां पे CO2 कॉन्सेंट्रेशन प्लॉट कर रही हूं, वही माइक्रो पर लीटर में, ठीक है, और यहां पे मैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस y एक्सिस पे बना रही हूं। अब ध्यान से सुनिए, फुल कॉन्सेंट्रेशन चाहिए मुझे आपका। C3 प्लांट्स जो हैं ये 450 ppm से ज्यादा अगर CO2 मिलेगी तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करते हैं। मान लो इधर पर 450 प्लस है, मतलब मान लो ये 100 है, ये 200 है, ये 300 है, ये 400 है, ठीक है,
ये 500 है, ये 600 है। 500 पे तो खैर डैमेज ही हो जाएगा पेड़ को। तो अगर ये 400 है तो यहां कहीं पर 450 होगा, 450। और 450 से ज्यादा, सपोज करो इतना इतना सपोज, तो ये मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। तो जैसे जैसे CO2 इंक्रीज होगी फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा, और 450 प्लस जैसे ही मिला ये मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करेंगे। ये C3 प्लांट्स की बात कर रही हूं, C3 प्लांट्स, यानी ये पॉइंट जो है ये इनका CO2 सैचुरेशन पॉइंट कहला सकता है। वो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन जिस पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है, बेटा बोल सकती हूं, जैसे लाइट सैचुरेशन पॉइंट था। और ये C3 प्लांट्स के लिए, C3 प्लांट्स के लिए ये होता है मोर देन 450 माइक्रो पर लीटर। ठीक है, दिस इज मोर देन 450 माइक्रो पर लीटर। इसका मतलब समझो भाई, एटमॉस्फेयर में कितनी होती है, 300 से 400, यानी C3 पेड़ को कितनी मिल रही है, मैक्सिमम 400। तो क्या C3 पेड़ कभी भी अपना बेस्ट फोटोसिंथेसिस करते हैं, कभी नहीं करते, कभी नहीं करते। C3 plants natural condition में never do maximum photosynthesis because they need more than 450 ppm of CO2 which is never present in the atmosphere. Atmosphere में तो maximum 400 है। लेकिन जो C4 plants हैं, C4, उन्हें मात्र आप 360 ppm दे दो, यहां कहीं 350 होगा तो यहां कहीं 360 होगा, केवल 360 ppm दे दो और वो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो जैसे जैसे CO2 बढ़ेगा रेट बढ़ेगी और 360 पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। कौन, C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स का CO2 सैचुरेशन पॉइंट जो है दिस इज 360 माइक्रो पर लीटर, 360 माइक्रो पर लीटर। और एटमॉस्फेयर में कितनी होती है, 300 से 400, 300 से 400, यानी 360 तो ऑलवेज अवेलेबल है, यानी ये ऑलवेज बढ़िया अपना बेस्ट फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये भी एक रीजन है कि C4 प्लांट्स आर मोर प्रोडक्टिव, दे प्रोड्यूस डबल खाना एज C3। तो C3 पेड़ बेचारे रोते रहते हैं क्योंकि उन्हें कभी अपना सैचुरेशन CO2 कॉन्सेंट्रेशन मिलता ही नहीं है, वो कभी अपना मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, जबकि C4 पेड़ करते हैं और खाना भी ज्यादा बनाते हैं। ये तो हमें पता ही है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? एटमॉस्फेयर की CO2 को यहां पे कौन पकड़ता है, C3 पेड़ों में रुबिस्को पकड़ता है। याद है C3 में तो मीजोफिल सेल है, रुबिस्को यानी RUBP के साथ जुड़ेगी, रुबिस्को एंजाइम का रोल होगा। पर यहां कौन पकड़ता है सबसे पहले, पेप्केज। और मैंने आपसे कहा था कि पेप्केज की CO2 एफिनिटी मच मोर देन रुबिस्को है, क्योंकि रुबिस्को धोखेबाज है, रुबिस्को तो O2 के साथ भी जुड़ता है, पेप्केज केवल CO2 के साथ जुड़ता है, पेप्केज की ज्यादा गहरी दोस्ती है। तो होता क्या है, ध्यान से समझो, थोड़ी सी भी एटमॉस्फेयर में CO2 है, उसे पेप्केज पकड़ के अंदर लाके और बढ़िया फोटोसिंथेसिस करा देगा। तो 360 पे भी बेस्ट फोटोसिंथेसिस हो जाएगा C4 के अंदर, क्योंकि वहां कौन पकड़ने वाला है, पेप्केज। और यहां कौन पकड़ेगा, रुबिस्को। एटमॉस्फेयर की CO2 की बात कर रहे हैं अपन, और इसीलिए C4 पेड़ हमेशा खुश रहते हैं। इतना समझ आया? जल्दी से नोट करो, बहुत मजेदार लाइंस दिखाऊंगी आपको NCERT की, जल्दी से नोट करिए इसे। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अब एक दिन 2 C3 प्लांट्स, टमाटर और बेल पेपर, ये बैठे बैठे रो रहे थे। एक तरह की मिर्ची है, घंटी बज रही है इनकी, मिर्ची है, घंटी बज रही है, बेल पेपर और टोमेटो। ये C3 प्लांट्स है, C3 प्लांट्स। ये बैठ के रो रहे थे बेचारे।
इन्होंने भगवान जी को बोला कि आप हमको कभी अपना मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ही नहीं करने देते, हम अपना मैक्सिमम काम ही नहीं करते पाते, हम तो अपना खाना ही नहीं बना पाते। तो भगवान ने इंसान को एक आइडिया दिया। उन्होंने कहा एक काम करो, ग्रीन हाउस बनाओ, कांच का हाउस, ग्लास हाउस, ग्रीन हाउस बनाओ और उसमें अपनी मर्जी से CO2 कॉन्सेंट्रेशन दे दो। तो उस ग्रीन हाउस के अंदर हमने 450 माइक्रो पर लीटर से ज्यादा का CO2 कॉन्सेंट्रेशन दे दिया और अब ये भी अपना बेस्ट फोटोसिंथेसिस करने लगे, यानी इनकी यील्ड, इनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई इन CO2 enriched environment, CO2 enriched ग्रीन हाउस के अंदर। ग्रीन हाउस क्रॉप्स हैं ये जो CO2 ज्यादा देने पर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज शो कर रहे हैं। तो C3 पेड़ों को ग्रीन हाउस में ग्रो कर कर हम उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छे से समझ में आया? मैं आपकी चैट्स ओपन कर रही हूं। इज इट वेरी वेरी क्लियर एवरीवन? मजे आ गए? आ जाओ अब एनसीईआरटी ओपन करो। एनसीईआरटी की ऐसी ऐसी लाइंस बताऊंगी जो अच्छे अच्छे बच्चों को समझ में नहीं आती हैं। बहुत टफ टॉपिक माना जाता है जो हमने बहुत इजी वे में पढ़ लिया है। आइए देखिए, ये एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर है। लेट मी राइट, इसका कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में वेरी लो है, 0.03 से 0.04% है। C3 C4 भी डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं CO2 कॉन्सेंट्रेशन को। C4 का सैचुरेशन 360 पर है, पर C3 का मोर देन 450 मिलने पर है। सो CO2 इज अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर स्पेशली फॉर C3 प्लांट्स। मेजर लिमिटिंग फैक्टर स्पेशली फॉर C3 प्लांट्स। नाउ next line, full concentration, current availability of CO2 is limiting to C3। अगर आपने 0.05 से ज्यादा इंक्रीज कर दिया तो बियॉन्ड दिस लेवल, 0.5 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बियॉन्ड दिस लेवल डैमेजिंग हो जाएगी, डैमेजिंग हो जाएगी। नाउ C3 C4 प्लांट्स रिस्पॉन्ड डिफरेंटली। फुल कॉन्सेंट्रेशन, टफेस्ट लाइन पढ़ाने वाली हूं। फुल कॉन्सेंट्रेशन देखो, लो लाइट अगर है, देखो अगर लाइट लो है मतलब लाइट लिमिटिंग है। अगर लाइट लिमिटिंग है तो कितना ही CO2 दे दो आप, पर लाइट कम होने के कारण C3 C4 में से कोई भी ढंग से खाना नहीं बना पाएगा, क्योंकि लाइट इज द लिमिटिंग फैक्टर। भले ही आपने हाई CO2 दिया है, लेकिन अगर लाइट हाई है मतलब लाइट नॉट लिमिटिंग, मतलब लाइट वाइट सब बढ़िया दिया है आपने, तो C3 और C4 इंक्रीज करेंगे रेट जैसे जैसे CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। नाउ हायर CO2 कॉन्सेंट्रेशन पर जाकर C3 अपना मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करेगा। ये हम ग्रीन हाउस क्रॉप्स में प्रूव करते हैं, जैसे बेल पेपर एंड टोमेटो जो ग्रो करेंगे हम CO2 एनरिच्ड एनवायरनमेंट में आर्टिफिशियली, ताकि उनकी यील्ड हायर हो जाए। CO2 फर्टिलाइजिंग इफेक्ट कहते हैं, नाम नहीं भी आएगा चलेगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। सो C3 और C4 में से करेंटली मेजर लिमिटिंग फैक्टर CO2 C3 प्लांट्स के लिए। ये देखो एनसीईआरटी में क्या दिया है, देखिए इस टेम्परेचर पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे डिक्रीज करोगे दोनों कंडीशन में ही फॉल हो जाएगी रेट। लेकिन लाइट देखो ऐसा दिया है और CO2 भी ऐसा दिया है, यानी CO2 और लाइट जैसे जैसे इंक्रीज करोगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगी, बट सैचुरेशन पॉइंट के बाद में रेट कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। यहां पे ना ये इक्वल टू का साइन हटा लो, इक्वल टू ये वाला मोर देन 0.05 पे डैमेज करेगा, अप टू 0.05 इज ओके, इंक्रीज होगा। ठीक है, हो गया। सो मेरे प्यारे प्यारे नादान परिंदों, बधाई हो आपको, फोटोसिंथेसिस हंसते खेलते खत्म हो गया। कितने लोगों को मजे आ गए बताइए फोटोसिंथेसिस में। अब कुछ नहीं करना है, मुझे 10 मिनट देना है आपको, कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस के बिना तो यार मजे नहीं आएंगे। चलो आ जाओ, करो ट्राई। कुछ क्वेश्चंस, नॉट मच, 4-5 क्वेश्चंस।
विच वन इज करेक्ट फॉर C4 प्लांट्स? करिए ट्राई, बताओ। C4 पेड़ के बंडल शीथ में क्या मिलेगा और मीजोफिल में क्या मिलेगा? पेप्केज कहां मिलेगा? मीजोफिल में। और रुबिस्को कहां मिलेगा? बंडल शीथ में। और मीजोफिल में कौन सी साइकिल चलेगी? C4 साइकिल। और बंडल शीथ में कौन सी चलेगी? C3 साइकिल। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पेप इज प्रेजेंट इन PEP, ये तो हमें डायरेक्ट पता है, PEP मीजोफिल में और RUBP बंडल शीथ में। चलो आ जाओ, एक पोल लगाती हूं, करो ट्राई, करो ट्राई करो। बहुत प्यारा चैप्टर पढ़ा है हमने, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स फैक्टर्स पूछना समझ ही नहीं आता। लाइट इंटेंसिटी, CO2 कॉन्सेंट्रेशन, वाटर, टेम्परेचर, एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट। चलो, बंडल शीट में रुबिस्को मिलेगा और पेप्केज नहीं मिलेगा, और मीजोफिल में पेप्केज मिलेगा और रुबिस्को नहीं मिलेगा। ठीक है, so, इसका आंसर हो जाएगा ए। वेरी गुड डॉक्टर सेबास्टियन, क्रिश, धनश्री, आस्था, एवरीवन। चलो, ये तो डायरेक्ट है। C4 पेड़ों में CO2 कहां फिक्स होगा? बताओ, C4 पेड़ों में, करो ट्राई। C3 पेड़ में तो एक ही सेल है, जो है वो मीजोफिल है। C4 में कहां होगा? बंडल शीथ के अंदर। CO2 फिक्स मतलब शुगर सिंथेसिस, खाना। देखो, आप कंफ्यूज मत होना, वैसे तो यहां मीजोफिल दिया ही नहीं है, मोनोकॉट्स होते हैं, सारा पैरेन्काइमा एक सा होता है, ये पूरा मीजोफिल है। पर अगर कुछ भी नहीं दिया, वैसे तो CO2 फिक्सेशन दोनों में 2 बार फिक्स हो रहा है, कुछ भी नहीं दिया तो हम शुगर सिंथेसिस मानेंगे। इसका आंसर हम यहां पर डी लगा देंगे। 78% ने करेक्ट दिया। चिराग, गजराज, राहुल, लिखित, वेरी गुड। चलो आ जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। कोई बात नहीं, 10 मिनट चलता है, मैम ने कई बार जल्दी भी तो छोड़ा है आपको। क्वेश्चन नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? ए क्या है? ये मीजोफिल सेल है और ये बंडल शीथ सेल है। सो ए इज मीजोफिल सेल एंड बी इज बंडल शीथ सेल। अच्छा, बी क्या है? ये फिक्सेशन है, ये डी कार्बोक्सिलेशन है। सो बी फिक्सेशन है एंड डी डी कार्बोक्सिलेशन है। राइट? एनसीईआरटी का डायग्राम सबने अंडरस्टैंड कर लिया है? क्या बात है, बहुत बढ़िया। कुणाल, राहुल, धनश्री, क्रिश, वेरी गुड। आ जाओ, एक क्वेश्चन और करो ट्राई पेप्केज के बारे में, PP कार्बोक्सिलेज। क्या पेप्केज का C3 में कोई रोल पड़ा है? बिल्कुल नहीं पड़ा, केवल C4 में पड़ा है। तो 1 रॉन्ग है, 1 रॉन्ग है, तो ये आंसर्स नहीं हो सकते हैं। CO2 फिक्स करता है इनटू पायरुविक एसिड, पहली बात तो बंडल शीट में होता ही नहीं है, और OA बनाता है, तो ये भी ओनली 3 करेक्ट होगा। CO2 मोर एफिशिएंटली एट लोअर एटमॉस्फेरिक CO2 कॉन्सेंट्रेशन, कम CO2 पर भी मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ये करवा देता है, इसकी एफिनिटी ज्यादा होती है, जैसा मैंने आपको बताया। फंस गए आप लोग, केवल 18% ने करेक्ट दिया। अंतरिक्ष वेरी गुड, ओम वेरी गुड। चलो करो ट्राई। Fixation of one molecule of CO2, how much ATP and NADPH is required in C4 plant? C4 में हमने क्या पढ़ा था? 1, 2 and 5, तो 2 NADPH है और 5 ATP है। पहले ATP लिखा है तो पहले ATP लिखेंगे, 5, 2। अगर C3 होता तो 3, 2 आंसर हो जाता। 72%, वेरी गुड धनश्री, लिखित, चिराग, प्रमिता, आदित्य, वेल डन। चलो ये खुद से ट्राई करो, बोलो पायरुवेट से PP कहां बनता है? बताइए, पायरुवेट कहां बनता है? बंडल शीट में, मैलेट एस्पार्टेट से। पर पायरुवेट पे ट्रांसपोर्ट होता है मीजोफिल में, और मीजोफिल में जाकर होता है। मीजोफिल के कहां? पेप जो है ये साइटोप्लाज्म में रहता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर नहीं। चलिए नाउ नेक्स्ट, चलो करो ट्राई। फोटो रेस्पिरेशन, फोटो मतलब हाईलाइट होनी चाहिए, क्या होता है इसमें?
यूज ऑफ O2 यूज करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, ATP यूज होती है, ATP का नुकसान, CO2 का नुकसान, सो यूज ऑफ O2 एंड रिलीज ऑफ CO2, तभी तो रेस्पिरेशन कह रहे हैं। ATP तो यूज होगी, रिलीज नहीं होगी, रिलीज होती तो फायदा हो जाता, रख लेते बात के लिए अपन। 53%। आयशा, चिराग, धनश्री, चिन्मयी, चलिए करो ट्राई। RUBP प्लस CO2, X क्या होगा? RUBP CO2 के साथ जुड़ रहा है, 5 कार्बन 1 6 कार्बन, यानी ये क्या है? ये केल्विन साइकिल है, ये C3 साइकिल की बात हो रही है, ये 3PGA है और इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। RUBP यहां पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, एक ग्लिसरेट और एक ग्लाइकोलेट कोलगेट बना रहा है, तो X क्या है? ये रुबिस्को है जो ऑक्सीजनेस की तरह काम कर रहा है, सो RUBP ऑक्सीजनेस, ये नहीं लगाऊंगी मैं, RUBP ऑक्सीजनेस की तरह वर्क हो रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। रुबिस्को परफॉर्म्स ऑक्सीजनेस एक्टिविटी एट, ऑक्सीजनेस की तरह कब काम करता है? जब O2 मोर देन CO2 है, यानी CO2 लो है, हाई नहीं, वाटर से कोई लेना देना नहीं, हाई O2 एंड लो CO2, हाई O2 एंड लो CO2। 70%। धनश्री, चिराग, प्रमिता, राधिका, गुड। चल, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किन्होंने प्रपोज किया था? ब्लैकमैन, 1905। नाउ करो ट्राई, बिल्कुल इजी है, करो ट्राई, खुद से करो। इफ अ केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड by more than one factor, then rate will be decided by, कोई एक फैक्टर ही रेट को डिसाइड करेगा जो मिनिमम है, क्लोज टू मिनिमम, जिसकी कमी है, जो लिमिटिंग है, वो रेट को डिसाइड करेगा। धनश्री ने सबसे पहले दिया अभिमन्यु, गुड। चलो ये ट्राई करो। वाटर स्ट्रेस से पत्तियों में क्या होगा? एक तो स्टोमेटा क्लोज होंगे और एक पत्ती गिरेगी नहीं, मुरझाएगी, विल्टिंग, सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, जिसके कारण पत्ती का सरफेस एरिया, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सब कुछ डिक्रीज हो जाएगा। ऑल राइट, सो विद दिस माय डियर 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 नादान परिंदों, फोटोसिंथेसिस खत्म हुआ। आई होप आपको मजे आए। अगर मजे आए हैं तो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताना ऐप पर, और हम अगली क्लास में मिलेंगे और कल से हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। वो कौन सा होगा वो आपके लिए सरप्राइज है, पर हम प्लांट फिजियोलॉजी के 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस। इसके क्वेश्चंस लगाना शुरू करिए। डीपीपी ऑफ कोर्स मैं आपको दे ही दूंगी। सो कल मिलते हैं इसी टाइम पर और पढ़ते हैं नया चैप्टर। ऑल माय लव, ऑल माय ब्लेसिंग्स टू ऑल माय नादान परिंदों। आज तो एक चैप्टर खत्म हुआ है तो नारा लगाने की बनती है, बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। बाय एवरीवन।